And good evening. Am I audible for online students? So today we would be starting with world history. काफ़ी important topic है. It is a topic which is asked from the mains perspective. और मेंस में हर साल क्वेश्चन आते ही आते हैं इस वाले फेज में से. देयर कैन बी अ रेयर चांस कि क्वेश्चन मिस हो जाएगा. देयर आर सर्टन पीपल हु से कि वर्ल्ड हिस्ट्री करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ से क्वेश्चन नहीं आते. हाँ ठीक है, ऐसा भी है कि 1 और 2 ईयर्स देयर हैव बीन अ केस जब क्वेश्चन नहीं आए थे, लेकिन ये भी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि वहाँ से क्वेश्चन आएगा ही नहीं. There are chances and there have already been question 4 to 5 questions have already been asked in UPSC. Recently क्या रहा है कि hardly 1 or 2 questions have been difficult from this part. वो difficult इसलिए होता है because that वो ली से हटके questions थे. Otherwise the questions that are coming from world history are comparatively very direct questions which are there. For example, they could be asking anything regarding American Revolution. They could be asking about the Industrial Revolution, why it took place only in Britain and other things that are there. There can be another question of colonization and decolonization that can be there, उसको भी करवाया जाएगा. Things are there, आपको इसको हाँ जी गुड इवनिंग, इसको अच्छे तरीके से लिखना है. वर्ल्ड हिस्ट्री इज ओनली अबाउट राइटिंग. अगर आप अपनी बात को लिख पा रहे हो, इफ यू आर एबल टू कन्वे व्हाट इज द थिंग दैट इज गोइंग ऑन इन योर माइंड, थिंग्स कंपेरेटिवली सिंपल है. वर्ल्ड हिस्ट्री इज जस्ट लाइक अ स्टोरी. बिल्कुल स्टोरी है ये, आ जाओ जल्दी. इट इज जस्ट लाइक अ स्टोरी. एक बार माइंड में समझ ले, जो ही वहां से दिखेगा नहीं आपको, उधर आ जाओ. हाँ देखो, नो नीड ऑफ नोट्स. बनाने हैं तो बना लो. अगर नोट्स तो आपको प्रोवाइडिंग राइट नाउ इटसेल्फ, लेकिन अगर शॉर्ट नोट्स बनाने हैं तो वो भी बना सकते हो ताकि आपको वो स्टोरी याद रह जाए. दैट इज इंपॉर्टेंट. चलो फर्स्ट टॉपिक है अमेरिकन रेवोल्यूशन दैट वी वुड बी स्टार्टिंग. इससे क्वेश्चंस आता है, पहले भी आ चुका है, दोबारा फिर आ सकता है. आई मीन जल्दी दे. अब पीडीएफ इज सफिशिएंट. अरे इकट्ठा पकड़ा देना सबको, एक लाइन में इकट्ठा पकड़ा दे. अंदर वाला सब सेम है, डू नॉट वरी. चलो स्टार्ट करें. पहला है व्हाट इज रेवोल्यूशन. क्या मतलब होता है बताया हुआ. large scale fundamental changes, and when these changes are taking place in the context of politics, it will always be accompanied by violence. वहाँ पे violence होगा ही होगा. that is always the case. अगर कहीं पे भी revolution word use हो रहा है and that word is used in the context of politics, there will always be violence that would be taking place. हर जगह पे violence होगा ही होगा. If there can be an industrial revolution, there can be a technological revolution, there can be a green revolution, there can be fourth industrial revolution, या कुछ भी हो सकता है. Means large scale changes. पर जब ये changes आपके political context में होंगे, it will always be accompanied with violence. वहाँ पे हथियार उठाया ही जाएगा, वहाँ पे लहू बहेगा ही बहेगा, वहाँ पे कुछ ना कुछ खून, किसी का कत्ल बदल होने के chances बहुत ज़्यादा रहते हैं. चलो, same is the case in the context of American Revolution also. Anything you know about American Revolution before we start? कुछ आपको पता है, पढ़ा है, याद है, कुछ और है? आ जाओ बैठो. कुछ भी आता है बोलो जी. हाँ बताओ. Anyone else? बोलो. हाँ 13. ठीक है, और कुछ? चलो ठीक है. When you talk about America, for example, why it was basically being occupied,
इंडिया के ऊपर कब्जा क्यों किया गया ब्रिटेन ने, क्यों कब्जा किया? नहीं, वो तो क्यों हो गया, वो तो हमारी गलती थी ना। उन्होंने आए क्यों इधर, क्या जरूरत थी आने की? और क्या हो सकता है? हाँ वो उसी में आ जाएगा। और कुछ क्या जरूरत आने की, रहते वहाँ पे बढ़िया ठंडा, यहाँ पे गर्मी थी। इंडिया वॉज अ रिच कंट्री फॉर ट्रेड के कंटेक्स्ट में आ गई, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव। क्या बस बोला? हाँ ठीक है। और फॉर एग्जाम्पल वाइट मैन बर्डन को वजह से, और क्या हो सकता है? It was a way to express your power by conquering and more territories, etc. etc. बैठ जाओ। हैं? अच्छा ठीक है मैडम, बैठो बैठो, चलो। सो कहीं पे भी ब्रिटिशर्स गए, they were conquering the territories, for example in the context कि why they want to expand their territories, या अपने colonies को क्यों बनाना चाह रहे थे। the first was a trading perspective, उनको लगता था कि अलग अलग जगह से हम ट्रेड करेंगे and we would be earning a good amount of money. along with that white man Burton, they said that we would be going to different parts of the world and civilizing them. इसके कंटेक्स्ट में क्या था, हम किस तरीके से क्रिश्चियनिटी को प्रमोट कर रहे हैं। देयरफॉर दैट वाज वन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, कैसे क्या क्या करके आप क्रिश्चियनिटी को प्रमोट कर सकते हैं। थर्ड थिंग इज फॉर एग्जांपल कॉन्करिंग ऑफ मोर एंड मोर टेरिटरीज। कैसे पता लगे कोई भी एम्पायर बहुत स्ट्रांग है, एंड दैट वुड बी नोन बेसिकली फ्रॉम द फैक्ट दैट कितनी टेरिटरीज वो कॉन्कर कर रहा है, कितने बड़े उसके पास कॉलोनीज है। इट वॉज इन दिस कंटेक्स्ट दैट वेरियस यूरोपियन पावर्स, फॉर एग्जाम्पल ब्रिटेन, फ्रांस, डच हो गए, फॉर एग्जाम्पल हॉलैंड वाले हो गए, पोर्चुगीज हो गए, एक्सेट्रा, सब लोगों ने कोशिश करी, दे वेंट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, अलग अलग तरीके से वहां पे जाने की कोशिश करी, एंड दे ट्राई टू कॉन्कर देयर टेरिटरीज। टू कंट्रीज विच वर कंपेरेटिवली मच मोर सक्सेसफुल इन कॉन्करिंग द टेरिटरीज और मेकिंग मोर एंड मोर कॉलोनीज, फॉर एग्जाम्पल द ब्रिटेन एंड फ्रेंच दैट वाज देयर। ब्रिटेन एंड फ्रांस ये काफी ज्यादा सक्सेसफुल हो गए, एंड दे डिवाइडेड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया को अलग अलग टुकड़ों में इन्होंने कब्जा किया और उसको डिवाइड करने की कोशिश भी करी। द वर्स्ट पार्ट दैट वाज देयर वाज फॉर एग्जांपल इन द कंटेक्स्ट ऑफ अफ्रीका। कभी आप अफ्रीका की बाउंड्री, अफ्रीका के मैप में उसकी बाउंड्रीज देखोगे, फॉर एग्जाम्पल ऐसी कंट्रीज बनी हुई है, कैसे कंट्री की बाउंड्री हो सकती है, या देयर कैन बी अनदर कंट्री, फॉर एग्जांपल ये क्या कंट्री हुई भाई, ऐसे कैसे होगी। उन्होंने क्या किया, दे सेड दैट वी डू नॉट वांट टू फाइट अमंगस्ट अस। बेसिकली ये अफ्रीका की बात कर रहा हूं, अफ्रीका एज अ कॉन्टिनेंट हम अलग से करेंगे जब उसका कॉलोनाइजेशन के बारे में करेंगे। दे सेड दैट वी विल नॉट बी फाइटिंग अमंगस्ट अस। कहते बात किसकी हो रही है, अफ्रीका की। काम क्या है, रिसोर्सेज, इंपॉर्टेंट कंट्री है, रिच कॉन्टिनेंट है, ऐसा करते हैं, लेट अस ऑर्गेनाइज अ कॉन्फ्रेंस, एक कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसी कॉन्फ्रेंस में क्या करेंगे कि मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं, ये स्केल रखते हैं, भाई इतना एरिया तेरा है, इतना एरिया फॉर एग्जांपल मेरा है। दे वर लीस्ट कंसर्न्ड अबाउट व्हाट द पीपल आर बेसिकली वांटिंग और लुकिंग फॉर। क्या हुआ, एक कॉन्फ्रेंस करेगी, अफ्रीका का पूरा नक्शा बनाया गया, दिस कंट्री दे सेट ऑन द टेबल, एक स्केल रखा गया, इतना भाई तेरा, इतना मेरा, इतना तेरा, इतना मेरा है। दिस इज द वे। कहां पे, अफ्रीका में इस तरीके से आपको अफ्रीका में ऐसी बाउंड्रीज देखने को मिलती हैं दैट वर बेसिकली टेकिंग प्लेस। But on the other hand, the context, what was going on, the countries हम कर रहे हैं अभी अमेरिकन रेवोल्यूशन में, ये अमेरिका में कुछ ना कुछ हुआ जिसके चलते फॉर एग्जांपल वहां पे एक प्रॉब्लम क्रिएट होगी, एंड देयरफॉर द अमेरिकन पीपल दे रिवोल्टेड। नाउ व्हाई द पीपल फ्रॉम ब्रिटेन वेंट फ्रॉम ब्रिटेन टू अमेरिका एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। जब इससे पहले क्या कि अमेरिका में रह कौन रहा था, हु वर लिविंग इन अमेरिका एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, है ट्राइबल हो जाएगा, रेड इंडियंस हो गया, और कुछ कौन, माइग्रेंट, ट्राइबल पीपल है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बैकवर्ड पीपल है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन व्हेन यू टॉक अबाउट अमेरिकन रेवोल्यूशन, इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय वेरियस आइडियाज। कैसे आइडियाज, फॉर एग्जांपल लिबर्टी,
इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, रूल ऑफ लॉ, जुडिशरी, ये वो एक्सेट्रा, ऑल बड़े बड़े आइडियाज यहाँ पे आए थे। क्या ट्राइबल पीपल के आइडियाज हो गए? इट वॉज द पीपल हु वर देयर। कौन था अमेरिका में उस समय में? जो लोग गुंडे थे, कहाँ पे? यूरोप में। जो बढ़िया सा बदमाश था उसको फेंक देते थे, चल भाई तू अमेरिका चल। जो बढ़िया दादा होता था, गुंडा था, या रिलीजियस डिफरेंसेस की वजह से क्या होता था, उनको उठा के कहाँ पे फेंक दिया गया? अमेरिका में। कहते वहां पे जाओ, वहां पे रहो, वापस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ब्रिटेन, वापस अमेरिका, वापस आपको यूरोप आने की जरूरत नहीं है। देयर वर सम पीपल हु वर फ्रॉम फ्रांस, some people they were basically from Germany also, Britain also, and other parts of Europe. They were basically those people who were there, who went from these various countries, and therefore they were aware of the ideas that were going on in Britain and in Europe. कैसे ideas of rule of law, for example 1215 में, 1215 में तो ब्रिटेन में शुरू हो ही गया था। These people were very much aware of the ideas. क्या जब लोग ये यूरोप से जाएंगे अमेरिका में तो क्या आइडियाज वहां पे भूल आएंगे? They would be carrying those ideas along with them, and therefore when these people they went, कुछ लोग वहाँ पे ट्रेड करने के लिए गए, but majority of people who went to America at that particular point of time were those people who were basically being prosecuted on various crimes, or for example they were thrown out of their country, for example on the basis of the religious differences or any other differences. जब आपको अपने देश से बाहर निकाल दिया गया, बेइज्जती करके बाहर निकाल दिया है, क्या देश के, और फॉर एग्जांपल आपको निकाल दिया गया है अपने देश में से 1650 में निकाल दिया है, इसके बाद एक जनरेशन ये है, उसके बाद दूसरी जनरेशन फॉर एग्जांपल 1618 में, थर्ड जनरेशन फॉर एग्जांपल 1619 में आ गई। इसके पास अपने ग्रैंडफादर के लिए, फॉर एग्जांपल दिस पर्सन वाज फ्रॉम ब्रिटेन, ही वाज प्रोसिक्यूटेड एंड सेंट टू यूएसए। ब्रिटेन के लिए अच्छे विचार, बुरे विचार होंगे इसके लिए। मेरे दादा को निकाल दिया यार तुम लोगों ने, ठीक है, द प्रॉब्लम वाज देयर। तो ब्रिटेन का क्या लव होगा इसके लिए? These people did not have any love. अब लव कहाँ पे है इसका? अमेरिका। Therefore देखिए अब हमारी कंट्री हो चुकी है अमेरिका। We have nothing to do with, अरे मेरे दादा की बेइज्जती करी, मेरे इसकी बेइज्जती करी, तुम लोगों ने निकाला उनको वहां से। And therefore these people at that particular point of time, they were there, they were aware of the ideas of generation after generation, ideas तो आगे जाते ही जाएंगे, rule of law, these ideas were there, and therefore they were very much concerned about now the resources that were there in America. अब जब यूरोप में चल रहा है डेवलपमेंट, फॉर एग्जाम्पल ब्रिटेन में, फ्रांस में, जर्मनी में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, अलग अलग प्लेसेस में डेवलपमेंट चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल डेवलपमेंट कुड बी इन द कंटेक्स्ट ऑफ agriculture development, development could be in the context of, or example industrial development that could be there. When these people they came, पहले कुछ traders की तरह आए, कुछ prosecutors की तरह आए, कुछ अलग अलग तरीके से आए। In 1607 the first colony was basically being established, 1607 में पहली कॉलोनी एस्टेब्लिश कर दी गई। एंड आफ्टर दैट उन लोगों को लगा यार ये तो एक बड़ा प्रॉस्परस एरिया है, the America is comparatively rich in various resources that are there, and there are good number of possibilities of trade and also there. The land that is there in America is productive in resources, and it is not only agriculture that is productive, but also various resources are there. When various resources are there, तो वहाँ पे आप इंडस्ट्री भी सेटअप कर सकते हो, नहीं कर सकते। Therefore, there was possibility that the people could also be setting up various industries. The technology these people they already had. Therefore, starting from 1607 till, for example, when the revolution took place, 1673 के आसपास, 76 के आसपास, जब तक ये अमेरिकन रेवोल्यूशन हुआ, वहाँ पे कहता एट डिफरेंट फेजेस डिफरेंट पीपल दे हैड कम एंड सेटल्ड इन द व्हाट इज नोन एज द ईस्टर्न साइड ऑफ अमेरिका इन द फॉर्म ऑफ 13 डिफरेंट कॉलोनीज दैट आर देयर। ये कौन सी कॉलोनीज है? न्यू हैम्पशायर, मैसेच्यूसेट्स, रोड आइलैंड, कनेक्टिकट हो गया, न्यूयॉर्क, ये क्या लिखे हैं, पेंसिल्वेनिया, आपको कितने पास से दिखता नहीं है, न्यूयॉर्क, डेलवेयर, मैरीलैंड, वर्जीनिया, North California, South Carolina and Georgia. These are the different states that were there. वहाँ पे जाके comparatively वो settle हो गए, and therefore they started carrying on their various occupations that are there. Starting from 1607 when the first town Jamestown was basically being set up in the town of Virginia वाले region में set up किया गया। When the people they went into these different areas that are there, क्या इंडिया की सभी लैंड इक्वली प्रोडक्टिव है? नहीं।
कहाँ पे कुछ होता है, कहाँ पे एग्रीकल्चर है, कहाँ पे फॉर एग्जांपल एक बैरन लैंड है, कहाँ पे कुछ नहीं हो रहा, कहाँ पे पहाड़ है, कहाँ पे रिसोर्सेज है, जहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप हो रहा है. सिमिलर वाज आल्सो द केस व्हेन टॉक अबाउट दिस. हम अमेरिकन रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं. वी आर बेसिकली कंसर्न्ड अबाउट दीज कॉलोनीज दैट आर देयर. इसके बाहर इधर वाले एरिया के साथ कोई लिंक नहीं है. दे वर डिफरेंट पीपल. फॉर ऐसा लेके चलो, एक सिंपल सी बात है. दिस इज एन एरिया, ये एरिया जो येलो पार्ट है कोई ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं है. दिस इज एन एरिया विच आर बेसिकली प्रोडक्टिव इन द कंटेक्स्ट ऑफ है पक्का, ठीक है. एंड देयरफॉर द सदर्न पार्ट, ये वाला रीजन है, वाज एग्रीकल्चरिस्ट, एग्रीकल्चर दैट वाज देयर. एक है एग्रीकल्चर वाला पार्ट है, और द अदर हैंड फॉर एग्जांपल अदर सदर्न पार्ट वाज बेसिकली दोज एरियाज जहां पे अलग अलग जगह पे इंडस्ट्रीज भी सेटअप करी जा रही थी. एंड देयरफॉर द पीपल दैट वर देयर एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, अब वो लोग क्या कर रहे थे, these people were basically engaged into agriculture activities and other people were basically engaged into, for example, the industrial activities. People they were coming from outside. क्या आपस में कोई लिंक होगा? कोई बंदा ब्रिटेन से आया है, कोई बंदा फ्रांस से, कोई जर्मनी से, कोई स्पेन से, आपस में कोई इंटरलिंकेज होगा? आपस में अपनी कॉलोनी है, अपने काम कर रहे हैं. देयर वाज नो इंटरलिंकेजेस दैट वर देयर दैट एग्जिस्टेड अमंग दीज पीपल, बट वन थिंग दैट वाज कॉमन. क्या कॉमन था? द कॉमनैलिटी वाज बेसिकली द एक्सप्लॉयटेशन दैट वाज टेकिंग प्लेस. एंड हु वाज एक्सप्लॉयटिंग देम? As this colony was under, for example, overall America was under Britain, it was Britain that were basically exploiting. The people who are living in these colonies, कौन कौन से लोग हैं, चाहे वो फॉर एग्जांपल नॉर्थ पार्ट में है, सेंट्रल पार्ट में है, या फॉर एग्जांपल सदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री जहाँ पे 13 कॉलोनीज वाला एरिया है, these people were basically being exploited for one or the other reason, जिसकी वजह से फॉर एग्जांपल इनका continuously exploitation हो रहा है. They people therefore thought that we would be revolting. Revolting against what? A revolt against the existing social, economic and the political structure that was established at this point of time, and such a political structure which had lost its relevance for the particular point of time. एक ऐसा political structure, social structure, economic structure जिसका significance अब comparatively खत्म हो चुका था. Because as देखो, अगर हम medieval times की बात करते हैं, क्या medieval times का significance अभी है? नहीं है. क्या एंशिएंट टाइम का सिग्निफिकेंस अभी है? नहीं है. द सेम वाज द केस दैट वाज देयर, वाज continuous exploitation or for useless exploitation of the resources of America, and for example the common suppression of the social structure that was introduced at this particular point of time, in which the Britain they considered themselves as superior और दूसरे वर्ल्ड को comparatively inferior मानते थे. Secondly and thirdly, there was always they were forcing various policies on the colonies of Britain, colonies of America, they were there. इन सब कॉलोनीज के ऊपर कॉन्टिन्यूसली अपने एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे. हाउ दिस पीपल वर कैरिंग ऑन द एक्सप्लॉयटेशन? ये कह रहे थे ये वाले लोग हैं, फॉर एग्जांपल पीपल वर देयर, जो लोग रह रहे हैं सदर्न पार्ट ऑफ ये कॉलोनी, सदर्न पार्ट वाली कॉलोनीज है, दे वर एंगेज्ड इनटू एग्रीकल्चर. फॉर एग्जांपल उन्होंने कुछ चीज का प्रोडक्शन किया. फॉर एग्जांपल कॉटन वाज प्रोड्यूस्ड, टी वाज बेसिकली प्रोड्यूस्ड, शुगर केन वाज प्रोड्यूस्ड, टोबैको वाज प्रोड्यूस्ड. और फॉर एग्जांपल आपको कि बोले भाई ऐसा करो, ये प्रोड्यूस कर रहे हो, इट इज ₹1000 पर क्विंटल. ठीक है, वो डॉलर में दे रहे होंगे. ठीक है, हम अब सिंपल भाषा में समझे, 1000 रुपए पर क्विंटल का है. कहता ठीक है, कहता कौन ले रहा है? कहता है ब्रिटेन. अब फ्रेंच वाले बोलते, पोर्चुगीज बोलते, अदर पीपल जैसे हम 1500 रुपए देने को तैयार हैं. किसको बेचना चाहिए? लेकिन सेल किसको कर सकते हो? सिर्फ ब्रिटेन को. दैट वाज देयर. Their economic interests were getting affected. They already had a ready-made market in other parts of Europe. But problem क्या थी? The people, this for example, because of the policies that were basically imposed on the 13 colonies. और यहाँ पे एग्रीकल्चर की बात करें, एग्रीकल्चर तो वहाँ पे फॉर एग्जांपल आपको प्रॉफिट अर्निंग कभी भी बनाने की कोशिश ही नहीं करी गई. इन द रिगार्ड बेसिकली किस तरीके से बोला गया कि यू कुड नॉट एक्सपोर्ट योर प्रोडक्ट, और अगर आप एक्सपोर्ट भी करोगे तो क्या होगा? ओनली एट अ सर्टेन प्राइस ओनली. एक ही प्राइस के ऊपर आप एक्सपोर्ट कर सकते हो. एंड इट कुड बी एक्सपोर्ट ओनली टू फॉर एग्जांपल. अगर किसी ने रम मंगवानी है
वो भी सिर्फ सिर्फ ब्रिटेन से ही आ सकती है। अरे ये पॉलिसी है यार, आप मजाक कि रम कुड बी इम्पोर्टेड एक्सपोर्टेड, कहाँ से ब्रिटेन से ही हो रहा है। एंड इन्होंने कुछ फॉर एग्जांपल दे हैड मैन्युफैक्चर्ड सर्टेन प्रोडक्ट, इन्होंने कुछ प्रोडक्ट बना लिया है एंड दे वांट टू एक्सपोर्ट दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट दैट हैज बीन देयर मैन्युफैक्चर्ड इन द इंडस्ट्रीज दैट हैज बीन ओपनड बाय दीस पीपल। ब्रिटेन वाले बोलते ठीक है भेज लो इसको जहां भेजना है। कहां पे भेजोगे? सिर्फ आप भेज सकते हो ब्रिटेन में, एंड प्राइसेस हम डिसाइड करेंगे। कहते ठीक है जी। और उसके बाद क्या होगा? शिप पे लेके जाओगे, इट कुड बी ओनली द ब्रिटिश शिप्स दैट कुड बी यूज्ड। अब ये वाले बोलते ब्रिटिश शिप आप कर रहे हो भाड़ा चार्ज ज्यादा, हमें सस्ते में काम चल सकता है, दैट इज यार अपनी शिप से जा सकते हैं, दैट इज अनदर थिंग, दैट पॉइंट कुड बी देयर। ब्रिटेन वाले बोलते नहीं, ओनली द ब्रिटिश शिप कुड बी यूज्ड एंड द प्रोडक्ट और द रॉ मटेरियल कुड बी सेंट ओनली टू ब्रिटेन एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। दीज पीपल स्टार्टेड थिंकिंग यार इंडस्ट्री हमारी है, पैसा हमारा है, देश अब अमेरिका हमारा है, हु आर यू टू इम्पोज पॉलिसीज। इंडिया के ऊपर इतने लंबे समय तक राज करने का एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन ये भी था दैट गुड नंबर ऑफ पीपल वर अनअवेयर्ड एंड वी वर डिवाइडेड अमंग अवरसेल्फ। पीपल ओवर हेयर वर ऑल्सो डिवाइडेड अमंग देमसेल्फ, बट यहाँ पे कॉमनलिटी क्या थी? डिवाइड होने के बावजूद भी इनको पता था मेरा इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी इफेक्ट हो रहा है, मेरा इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी इफेक्ट हो रहा है, मेरा इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी इफेक्ट हो रहा है। देयरफॉर व्हाट वाज द कॉमनलिटी दैट वाज देयर कि कॉमनलिटी का एक्सप्लॉइटेड जो एक्सप्लॉइटर है वो बेसिकली एक ब्रिटेन है, दैट वाज द कॉमन। द ओनली थिंग दैट वाज कॉमन अमंग देम वाज एनिमी। एनिमी को छोड़ के और वहां पे कुछ नहीं था। एंड हु वाज द एनिमी? इट वाज ब्रिटेन दैट वाज एनिमी एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। वहां पे कॉन्टिन्यूसली ही एक्सप्लॉइट हो रहा था। एंड अमेरिकन्स अब क्या इनकी इंडस्ट्री खुद की है, यहाँ पे भी एग्रीकल्चर कर रहे हैं, कुछ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज आ रही है, दे आर नॉट डिपेंडेंट अपॉन द ब्रिटिशर्स। तो ये टेक्नोलॉजीज कहाँ से आ रही हैं? खुद की इनकी इनोवेशंस है, खुद का इनोवेशन है, खुद के क्रॉप्स है, सब खुद का पैसा लग रहा है। और क्रॉप के ऊपर रिस्ट्रिक्शन कौन लगा रहा है? ब्रिटेन। द नेचर ऑफ द अमेरिकन कॉलोनीज आर कंपनी कॉल्ड इंडिया। हमारे यहाँ पे इंडस्ट्रीज अगर सेटअप करी, वहाँ पे ब्रिटेन ने काफ़ी बड़ा रोल प्ले किया कुछ इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए। एंड इंडियंस की इंडस्ट्री कंपेरेटिवली बहुत कम थी, या इंडियन की इंडस्ट्री ही नहीं थी और ब्रिटेन की इंडस्ट्री भी कंपेरेटिवली बहुत ही कम थी। Here, the industrial revolution to some extent or the initial phase had already taken place. And सबसे बड़ी बात है, they were not dependent upon either the technology from Britain or the finances from Britain. हम हमेशा उनके ऊपर कहीं ना कहीं पर डिपेंडेंट ही थे। एग्रीकल्चर के कंटेक्स्ट में भी सेम थिंग दैट वाज देयर, वी वर नॉट, दे वर नॉट डिपेंडेंट अपॉन देम। इंडिया में क्या था, हम तो सिर्फ रॉ मटेरियल ही बनाते रहे, इन्होंने एग्रीकल्चर के लिए अदर इंडस्ट्रीज वर आल्सो बीइंग सेट अप। देयरफॉर दीज वर दोज पीपल हु वर कंपैरेटिवली वेल अवेयर्ड not only about the technology that was existing at that particular point of time, but also in the context that they were aware कि ये हमारा अपना ही देश है अब अमेरिका, एंड हमें इसकी ही प्रोटेक्शन करनी है। एंड द कॉमन पर्सन दैट इज फॉर एग्जाम्पल कॉजिंग अ प्रॉब्लम इज ब्रिटेन एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। What they said that the people who are living in southern part of the country, they also started thinking, they said that कि अगर हम इकट्ठे होकर लड़ पड़े, we would be liberty, freedom and everything. Liberty, freedom आ गई, they could be in a position to export their product at any prices they want to. Or same was the case in the northern part of the country also. Therefore, they said that what was uniting them was an economic interest that united the American people at that particular point of time. और उस economic interest के context में उनको एक देखा one thing that was common, that was economic enemy. तो यहाँ पे कहीं ना कहीं पे एक वर्ड बहुत बार बार आ रहा है, दैट इज इकोनॉमिक इकोनॉमिक इकोनॉमिक। तो बहुत लोग ये कह रहे हैं अमेरिकन रेवोल्यूशन वाज बेसिकली एन इकोनॉमिक रेवोल्यूशन दैट वाज देयर। और उसके बाद जो फॉर एग्जांपल अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाया गया, उसको भी क्या कहा जाता है? इट इज एन इकोनॉमिक डॉक्यूमेंट। कि इकोनॉमिक डॉक्यूमेंट ही है जी, कुछ बात तो नहीं है। क्यों? आपका व्हाट वाज द मेन कॉज दैट वाज देयर? इट वाज इकोनॉमिक कॉज दैट वाज देयर। What was the exploitation? Was economic exploitation. What was the thing that united you people? It was an economic thing that was there. सब कुछ economic ही है. And similar thing was also reflected in what is known as American Constitution. यहाँ पे अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन ही सीधा बोलेगा लेजिस फेयर को हम प्रमोट कर रहे हैं। लेजिस फेयर क्या होता है? फ्री ट्रेड को हम फॉर एग्जाम्पल वहां पे प्रमोट कर रहे हैं। अगर हर जगह पे फ्री ट्रेड की फॉर एग्जाम्पल, क्या हो गया भाई, वॉइस ब्रेक हो रही है,
चलो इट इज फ्री ट्रेड दैट वाज देयर। और क्यों? बिकॉज फ्री ट्रेड का जब आपने कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिख दिया मींस दैट इकोनॉमिक एस्पेक्ट प्लेड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। वहां पे प्राइवेटाइजेशन के बारे में बात हो रही है, वहां पे कैपिटलिस्टिक मार्केट के बारे में बात हो रही है। क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लेजर फेयर या कुछ ऐसा है? नहीं है। क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्राइवेटाइजेशन के बारे में बोला गया? नहीं। ऑल दीज थिंग्स आर क्लियरली बीइंग मेंशन बेसिकली इन कहां पे आपको अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन थे। और कहीं ना कहीं पे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन को इकोनॉमिक डॉक्यूमेंट भी बोला जाता है। वो सही है या गलत है वो एक अलग बात है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ बैकग्राउंड ऑनलाइन वालों को? एक बार पढ़ो जी आपको इंट्रोडक्शन, कॉजेस से ऊपर वाला। हाँ कुछ पढ़ा है वो बाद में करवाएंगे, अभी एक बार इतना रिवाइज करो। And next is causes. What were the causes for the American Revolution that has taken place? The first is the nature and character of the British rule. क्या होगा हमेशा? It was a colonial nature that was there, which means that it was exploitative, essentially exploitative. Means आप कोई भी पॉलिसी बना रहे हो, चाहे वो इकोनॉमिक पॉलिसी है, चाहे पॉलिटिकल पॉलिसी है, चाहे सोशल पॉलिसी है, वट एवर पॉलिसी दैट वाज देयर, मर्केंटलिस्ट सेटअप का मतलब होता है कि मर्चेंट की तरह काम करना है, प्रॉफिट मोटिव के ऊपर ध्यान रख के। नेचर एंड कैरेक्टर ऑफ द ब्रिटिश रूल मीन्स कॉलोनियल मीन्स द बेसिक आइडिया वाज एक्सप्लॉयटेशन दैट हैज टू बी देयर। और कॉलोनियल कैरेक्टर का मतलब क्या होगा? अरे सुधर जाओ, तुम बोर्ड पे ध्यान दो। तो मैं बोल रहा हूँ पीछे मत देखो, पहले लास्ट पे बैठे हो। हाँ बोर्ड पे ध्यान दो, मेरे पे मत दो। क्या बात कर रहे हो? चलो, इट वॉज कॉलोनियल इन नेचर एंड कैरेक्टर। कॉलोनियल का मतलब क्या होगा? एक्सप्लॉयटेटिव। All the policies that were formulated at this particular point of time was basically in the consideration that they wanted that the maximum exploitation of America could be done. Any policy that they are making means political policy, economic policy,
सोशल पॉलिसी और वॉट एवर पॉलिसी, इट वॉज बेसिकली इन द रिगार्ड दैट किस तरीके से हम अमेरिका का मैक्सिमम एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। एंड एक्सप्लॉइटेशन ऑफ अ पीपल हु आर कंपेरेटिवली इंटेलेक्चुअली अवेयर, वो प्रॉब्लम है। नेचर एंड कैरेक्टर था कॉलोनियल, लेकिन कहाँ पे है, द पीपल इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो चुका था। इंडिया के ऊपर इतना रूल क्यों कर गए, बिकॉज ऑफ द डिवाइड एंड रूल पॉलिसी दैट वाज बेसिकली फॉलोड। अब हिंदू को मुस्लिम के साथ, मुस्लिम को हिंदू के साथ लड़ा दो और फॉर एग्जाम्पल कुछ और करते रहो। एक बोलेगा मैं फ्रांस वाले को सपोर्ट करता हूँ, दूसरा बोलेगा मैं फॉर एग्जाम्पल ब्रिटेन वाले को सपोर्ट करता हूँ। द प्रॉब्लम इज कंटिन्यूड, बट यहाँ पे क्या था, इट वॉज द इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट दैट हैज टेकन प्लेस। द अमेरिकन्स वर एजुकेटेड, दे वर अवेयर एंड दे वर अवेकन्ड। Why education was there? Why awareness and awaken क्यों, कैसे हो चुका? Because of various schools, colleges and universities but established in America। और सबसे बड़ी बात क्या है, वहां भी तो कास्ट सिस्टम होगा, वहां पे नहीं था कास्ट सिस्टम भाई। कास्ट सिस्टम इज समथिंग जो जिसका बेनिफिट सिर्फ हम ही ले रहे हैं और कोई नहीं ले रहा, ठीक है। देखो इंडिया को और उसको अलग अलग तरीके से देखो भाई, दो अलग चीज़ है। वहाँ पे कास्ट सिस्टम नहीं है, वहाँ पे वोट हिंदू मुस्लिम के नाम पे नहीं होती और नाम पे होती है। द वेरियस थिंग्स वर देयर, वहाँ पे तो सब गोरे हैं, यहाँ पे तो गोरे काले में कास्ट सिस्टम चलेगा। एजुकेटेड अवेयर, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या थी, दी स्कूल्स कॉलेजेस, फॉर एग्जाम्पल हार्वर्ड कॉलेज हो गया, विलियम कॉलेज हो गया, मैरी कॉलेज हो गया, they were basically established by the Americans themselves at this particular point of time। और इन्हीं स्कूल और कॉलेजेस में फॉर एग्जाम्पल लिबर्टी, इक्वलिटी, रूल ऑफ लॉ, पॉपुलर सॉवरेनिटी, इनके बारे में कॉन्टिन्यूसली डिस्कस होता था। लिबर्टी क्या होता है, लिबर्टी ऑफ, अरे वो तो हमारे देश में है। वैसे लिबर्टी क्या होता है, आजादी, कैसे भी फ्रीडम, हाँ, इट कुड बी एनीथिंग, फॉर एग्जांपल सोशल हो सकता है, इकोनॉमिक हो सकता है, पॉलिटिकल फ्रीडम हो सकता है, टेक्नोलॉजिकल फ्रीडम हो सकता है, रिलीजियस फ्रीडम हो सकता है, किसी चीज के ऊपर आप रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाओगे। इक्वलिटी मींस एवरीवन विल बी ट्रीटेड एज इक्वल, गोरा है, काला है, कैसा भी है, सब इक्वली कंपैरेटिवली हो जाएंगे। रूल ऑफ लॉ मींस देयर विल बी अ डिवीजन ऑफ पावर दैट वुड बी देयर, फॉर लेजिस्लेचर अलग होगा, जुडिशरी अलग होगा, एग्जेक्टिव अलग होगा, और वहां पे डिवीजन ऑफ पावर किया जाएगा ताकि जिसने गलती करी है उसको फॉर एग्जांपल अच्छी तरीके से सजा मिल सके। व्हाट इज पॉपुलर सॉवरेनिटी, पीपल का रूल, कैसे होगा ये, हाँ, इसके बाद the representatives, good, the representatives that are there, they will be elected by the people, and representative not only elected by the people but they will also be having the power to impose various laws, rules and regulations on citizens only। क्या हम पाकिस्तान के लिए रूल बना सकते हैं, क्या पाकिस्तान हमारे लिए बना सकता है, क्यों, बिकॉज ऑफ पॉपुलर सॉवरेनिटी। वी हैव गिवन आवर सॉवरेनिटी टू, फॉर एग्जांपल, टू द कंट्री थ्रू द रिप्रेजेंटेटिव दैट वी आर इलेक्टिंग। तो क्या होगा, aware of the ideas that are there। Therefore, जिस इंसान को पॉपुलर सॉवरेनिटी के आइडिया का कंसेप्ट के बारे में पता है, तो क्या वो मानेगा कि नहीं भाई दूसरे लोग हमारे लिए इकोनॉमिक रेगुलेशन लगा दें, कभी नहीं मानेगा। क्या वो बंदा मानेगा कि नहीं यार, यू आर नॉट, जो लिबर्टी का बंदा है, जिसको लिबर्टी के बारे में पता है, वो कहेगा इट इज माई प्रोडक्ट, मैं कहीं पे भी सेल करूं। Why you are imposing restriction on me कि इस प्रोडक्ट को यहाँ पे सिर्फ ब्रिटेन में ही भेजना है। Therefore these people were very much aware that were there at this point of time, and therefore इन आइडियाज को अलग अलग तरीके से प्रोपोगेट भी किया जा रहा था। One important person was for example Thomas Paine। He gave the concept of common sense। तो कॉमन सेंस था यार, इसमें कौन सी बड़ी बात है। We are getting exploited by the Britishers। We are a people who are for example there on the basis of our own, we have set up our own industries, the technological development, we are not dependent upon anyone, for economic resources we are not dependent upon anyone। कहता ऐसे लोग हैं हम यार, ये तो कॉमन सेंस बनती है कि इनको फेंक देना चाहिए। He wrote an article by the name Common Sense। कहते सही बोल रहा है बंदा, कि कॉमन सेंस की कंपैरेटिवली बात है। फॉर एग्जांपल बेंजामिन फ्रैंकलिन, he was there, he set up a philosophical center ताकि लोगों को ये आइडियाज को किया जा सके।
was there. He also talked about the nationalist spirit of Americans that are there. यार इकट्ठे हो जाओ, इनको for example फेंक दो यहाँ पे. And journalism was there, education was being promoted, pamphlets were being distributed. Ultimately उसका benefit क्या हो रहा था? The benefit was basically in the consideration that good amount of intellectual development was undertaken in the context of the Americans. और वो लोग aware हो रहे थे. On the one hand, 2 points. पहला point क्या हमने किया है? Nature and character वाला और द ब्रिटिश रूल. सेकंड क्या ने इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट. क्या ये दोनों मैच करते हैं? जो बंदा इंटेलेक्चुअली डेवलप होगा वो कभी अपने आप को एक्सप्लॉइट नहीं करने देगा. जो बंदा इंटेलेक्चुअली डेवलप होगा वो क्या कहेगा, नहीं यार हम वी आर इन अ पोजीशन टू अंडरस्टैंड. जिस तरीके से दादा भाई नरोजी ने हिंदुस्तान में ड्रेन थ्योरी ऑफ वेल्थ दिया, तो क्या इनको नहीं पता होगा हमारे रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट हो रहे हैं? एंड देयरफॉर वेरियस कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी जो हम आज बहुत टॉप लेवल पे देखते हैं, उसी टाइम पहले फॉर एग्जाम्पल 18th सेंचुरी में सेटअप करी गई थी. एंड दीज यूनिवर्सिटीज प्लेड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द कंटेक्स्ट ऑफ क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग द पॉपुलेशन. एंड देयरफॉर दे सेड दैट कॉमन सी बात है यार, इसको फॉर एग्जाम्पल हटा देना चाहिए. द थर्ड थिंग इज देयरफॉर बिकॉज ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट वेरियस आइडियाज and principles were known to these people. वहां पे उनको पता था what was the idea, जो liberty equality वहां पे बात है. there were different people, they were there. the people for example अगर बात करते हैं नॉर्थ वालों की बात करते हैं, the people who are basically engaged into these industrial activities, they were saying that we are basically angry because England was basically exercising control on them. The control on trade was basically being exercised, जिसके चलते हुए क्या हुआ था कि उनको continuously problem हो रही थी. यहाँ पे southern part में they were under an obligation because a huge amount of debt was basically being imposed. बिना मतलब से आपको पैसे जब ब्याज के ऊपर high amount दे दिया and debt was basically being imposed upon them. Both the people of the northern part and of the southern part, they started thinking, if we are coming together and defeating Britain, तो फॉर एग्जाम्पल हमें इनको टैक्सेस रीपे करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. जो बर्डन ऑफ डेप्ट जो हमारे ऊपर इम्पोज किया हुआ है उसको फॉर एग्जाम्पल कहीं पे करनी नहीं पड़ेगी. एंड नॉट ओनली दिस, देयर वाज अ रेवोल्यूशन. क्या अमीर लाते हैं, गरीब लाते हैं कि मिडिल क्लास लाता है? It is always the middle class. The middle class that was there, that was educated. The middle class had their own industries. The middle class had their own agricultural farms that are there, and they were also intellectually aware, intellectually developed also. तो अगर ऐसे लोगों का exploit करना comparatively possible नहीं हो पाता for a longer point of time, these people started thinking, these people started hating the Britisher and the privileges which were basically being enjoyed with the Britisher. प्रिविलेज का मतलब क्या होगा? पॉपुलर सॉवरेंटी. वी आर नोइंग अबाउट द कंसेप्ट ऑफ पॉपुलर सॉवरेंटी, और आप वहाँ पे इंग्लैंड में बैठ के वहाँ के राजा जब पार्लियामेंट हमारे ऊपर टैक्स कैसे लगा सकता है? These people were very well aware, intellectual development had taken place. So therefore they started thinking हमें इकट्ठा आ जाना चाहिए. They were hating the privileges that were there. Privileges को तो हेट कर रहे थे लेकिन उसको अल्टरनेटिव भी दे रहे थे. They were saying that we need to have democracy over here. कैसी डेमोक्रेसी? एक इकोनॉमिक डेमोक्रेसी. कोई भी अपना काम कैसा भी कर सकता है. एक सोशल डेमोक्रेसी वेयर एवरीवन विल बी ट्रीटेड एज इक्वल. एक पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, वहाँ पे हम हर लोगों को पार्टिसिपेट करने का राइट देंगे, वोट में वोट डालने का अधिकार भी देंगे, और फॉर एग्जांपल आपको इलेक्शन कंटेस्ट करने का भी फॉर एग्जांपल मौका भी दिया जाएगा. Therefore, they were hating the privileges which were there of America. और जैसे ही इनको मौका मिला, फॉर एग्जाम्पल 7-year war, एक नेक्स्ट पॉइंट करेंगे, 7-year war which basically engaged Britain and France. वहाँ पे दोनों में चल रहा था आपस में, जिसमें ब्रिटेन जीत गया, फ्रांस हार गया. इस 7-year war के बाद उनको लगने लगा कि हमें इंग्लैंड की जरूरत ही क्या है. Therefore we should be fighting against them, और इनको फॉर एग्जाम्पल हरा देना चाहिए. इतना क्लियर हुआ ऑनलाइन वालों को भी? Third is no love for, next is no love for England. The people who came to America were those people who were prosecuted for one or the other reason. किसी न किसी कारण की वजह से prosecution थे, फॉर एग्जाम्पल वहाँ पे आया था. Political torture की वजह से वहाँ पे आया था.
रिलीजियस डिफरेंसेस की वजह से फॉर एग्जांपल उनको वहां से निकाल दिया गया था। अगर ऐसे होगा तो क्या इंग्लैंड के लिए प्यार होगा उनका? नहीं। अगर अपनी मर्जी से लोग वहां पे चल कर आए हैं, जब ब्रिटिश ऑफिसर कुछ वहां पे पोस्टेड है, वो तो अपनी कंट्री की वाह करेंगे करेंगे। क्यों करेंगे? फॉर द रीजन दैट दे आर डिपेंडेंट अपॉन ब्रिटेन। लेकिन यहाँ पे क्या था, दिस पीपल वर देयर, पर निकल के ही ऐसे सर्कमस्टांसेस में थे आए थे कि नहीं, वो वापस जाना ही नहीं चाहते, या जाना नहीं चाहते, या फॉर एग्जाम्पल दे वर नॉट अलाउड टू गो बैक। इसके चलते हुए दे वर नो लव लेफ्ट फॉर दैट, एंड देयरफॉर नाउ दे सेड दैट हमारी कंट्री कौन सी है, मदर कंट्री कौन सी, किसको बोलने लगे थे? अमेरिका को। एंड देयरफॉर दे स्टार्टेड थिंकिंग नहीं यार, अब ब्रिटेन वालों को हराना है कहाँ पे? फॉर इस सिस्टम के खिलाफ। ये बात आइडियाज क्यों आने लगे? बिकॉज दिस पीपल वर इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है? द इंडस्ट्रीज दैट वर सेट अप बाय दीज पीपल वर देयर ओन इंडस्ट्रीज, and for this setting up the industries in the northern part, they were not dependent upon the finances which were for example given by the Britisher, or for example the technology which was there with the Britisher. इनके पास पैसा भी अपना था, इनके पास टेक्नोलॉजी भी अपनी थी, इसके चलते फॉर एग्जाम्पल इन्होंने किया। एंड द कंटेक्स्ट ऑफ एग्रीकल्चर ऑल्सो पीपल फॉर द डेक्कन सदर्न पार्ट, यहाँ पे तो सदर्न पार्ट वालों में क्या था? एग्रीकल्चर के लिए टेक्नोलॉजी भी अपनी थी, पैसा भी अपना था, एक्सपेरिमेंट्स भी अपने थे। एंड देवर सेइंग दैट कि इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हम थे हैं लोग हैं। वी विल, जैसे फॉर एग्जांपल जब वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुआ, जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ, तो वहाँ पे अमेरिका ने यूरोप में बहुत पैसा लाया, बहुत पैसा दिया, अलग अलग तरह का एड दी कंट्रीज को। क्यों एड दी? ताकि उनको इकोनॉमिकली वो कंट्रोल कर सकें। आजकल चाइना क्या कर रहा है? दूसरी कंट्रीज की इकोनॉमी को कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि अगर कल चाइना ने वहां से पैसा निकाल लिया उन कंट्री से, उन कंट्रीज से तो इकोनॉमी गई। सेम वाज द केस, अमेरिका इनडायरेक्टली ट्राई टू कंट्रोल यूरोपियन कंट्रीज, एंड फॉर डूइंग दैट इट वाज बेसिकली नीडेड दैट कि अपना ज़्यादा से ज़्यादा पैसा वहाँ पे दिया जाए, एंड दे विल बी कंटिन्यूसली बी डिपेंडेंट अपॉन द अमेरिकन मनी, कि अगर अमेरिका ने पैसा नहीं दिया तो वैसे ही कंगाल हो जाएंगे। बिकॉज इंडस्ट्रीज बनानी है तो उसके लिए पैसा कौन देगा? इट वुड बी अमेरिका वुड बी गिविंग द। अगर कॉन्टिन्यूटी करनी है तो भी अमेरिका का पैसा की जरूरत है। अगर अमेरिका ने पैसा निकाल लिया तो वहाँ पे सरकार चेंज हो जाएगी, राजनीतिक इन्फ्लुएंस भी रहेगा। अगर किसी भी कंट्री के ऊपर आप इकोनॉमिक कंट्रोल मेंटेन कर लोगे तो उसके आप कुछ भी काम करवा सकते हो। आजकल आप पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में देखते हो, जो बिजनेसमैन है वो सब कुछ कंट्रोल कर रहे हैं। क्यों? पैसा, इकोनॉमिक पावर है। इकोनॉमिक पावर इज कंपेरेटिवली वेरी बिग इन द पर्टिकुलर। महाराष्ट्र में क्या हुआ? सरकार है कि बच गई? गिर गई है? अभी तक तो नहीं गिरी, तो नहीं। नहीं अभी है, कर तो खाली कर दिया था, वो तो चलो स्टंट भी हो सकता है, दैट्स नॉट अ बिग डील। हाँ, सरकार गिरी कि नहीं अभी? से नहीं, अच्छी बात है, बचा लेंगे फिर तो। क्या लगता है गिरेगी कि बचेगी? अभी क्यों बच जाए बताओ, कारण है? अरे पैसा तो दोनों के पास ही है। वो ले गया उठा के 37 को। चलो हाँ, वहाँ से पहले सूरत ले गए, सूरत से गुवाहाटी ले गए। चलो देखते हैं 1-2 दिन में क्या डेवलपमेंट हो। गिरनी तो नहीं चाहिए वो है। हाँ हाँ, जो बंदा है ना शरद पवार, ये बड़ा जबरदस्त जादूगर है। ये राजनीति को बहुत अच्छे तरीके से घुमाना जानता है, बड़ा जादूगर है उस चीज़ में। ये तो कुछ ऐसा भी हो सकता है कि फॉर एग्जांपल एकनाथ को जब थोड़ा बहुत कहीं भी कुछ एडजस्ट कर सकता है, या इसको बोले चलो टेम्प्रेरी सीएम टाइप कुछ भी बना सकता है, बाद में खींच लेंगे कुछ भी करने का। लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो बंदा भी। चलो कमिंग बैक, वापस आते हैं इसी के ऊपर। नेक्स्ट इज इम्पैक्ट ऑफ 7 ईयर वॉर। यार ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल था। और 7 ईयर वॉर वॉज अ वॉर विच टुक प्लेस बिटवीन ब्रिटेन एंड फ्रांस, एंड इसका इंपैक्ट वर्ल्ड ओवर देखने को मिला था, क्योंकि बिकॉज वर्ल्ड ओवर दीज कंट्रीज दे हैव ऑक्युपाइड वेरियस कॉलोनीज, वेरियस एरियाज वर मेड एज अ पार्ट ऑफ देयर कॉलोनीज। और 7 ईयर वॉर हुई 1756 से लेके 7 ईयर वॉर दैट वाज देयर। नॉर्मली अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की फॉर एग्जांपल अगर बात करते हैं, फॉर एग्जांपल कैसी भी लगा लो, ये अमेरिका है, ये कनाडा है।
दिस वाज कैनेडा वाज अंडर द ऑक्यूपेशन ऑफ ब्रिटेन की ऑक्यूपेशन में है यूएस वाला एरिया. द वॉर बिटवीन ब्रिटेन एंड फ्रांस वाज गोइंग ऑन अराउंड द वर्ल्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड. इंडिया वाज आल्सो विद वन ऑफ द पार्टी जहां पे ये वॉर्स हुए, उसका इंपैक्ट इंडिया के ऊपर भी हुआ. इन दिस पर्टिकुलर वॉर फ्रांस वाज डिफीटेड एंड दिस एरिया, फ्रांस के बीच में लड़ाई हो रही है, फ्रांस डिफीट हो गया, कनाडा किसके अंडर आ गया? ब्रिटेन के ऊपर. टिल द टाइम फ्रांस वाज ऑक्युपाइंग कनाडा. तो यहाँ पे क्या था, दे वर सेइंग दैट कि यार अगर हम आपको छोड़ देंगे, ब्रिटेन को छोड़ देंगे, तो इनके यूएस को छोड़ देंगे, कौन कब्जा कर लेगा? अब अगर फ्रांस ही नहीं रहा तो कब्जा कौन करेगा? उनका ऑलरेडी कब्जा है. आफ्टर 7 ईयर वॉर, अब यूएस का 7 ईयर वॉर से पहले यूएस के दो दुश्मन है, फ्रांस है और ब्रिटेन है. 7 ईयर वॉर के बाद यूएस का दुश्मन कौन है? कहते अब तो हमें आपकी जरूरत ही नहीं है, अब हम आपको क्यों पैसा दें? वॉट द थिंग दैट वाज यूज्ड, वो बोलते आप हमें पैसा पे करो जी. 7 ईयर वॉर से पहले किस बात का पैसा? फॉर द डिफेंस ऑफ यूएस. पैसा करो, क्यों? अरे हमने सोल्जर लगाए हैं यार बॉर्डर के ऊपर, यू शुड बी पेइंग फॉर द डिफेंस. अगर हम अपने सोल्जर यहां से निकाल लेंगे तो क्या होगा? आपके ऊपर तो कल ही फ्रांस वाले अटैक कर देंगे. When this 7 year war was basically going on at this particular point of time, वहां पे ब्रिटेन जीत गया और फॉर एग्जाम्पल फ्रांस हार गया वहां पे. अब अमेरिकन वाले को लगने लगा अब तो जरूरत ही नहीं है, वाई वी शुड बी पेइंग फॉर द डिफेंस. अमेरिका वाले बोलते अब और ज्यादा पैसा दो, अब फ्रांस कहीं बाहर से अटैक ना कर दे. अब दो तीन चीज इकट्ठी चल रही थी. ऑन द वन हैंड इट वाज द अमेरिकन्स of our Britishers were asking that the American should be paying for the, आप डिफेंस के लिए पे करो. ऑन द अदर हैंड अमेरिकन्स वर सेइंग दैट वी डू नॉट नीड ब्रिटिश, कि हमें फॉर एग्जाम्पल इन ब्रिटिशर का कोई जरूरत ही नहीं है, कि हमें अलग ही अपने तरीके से काम चलेंगे. व्हाट वाज दिस अमेरिकन्स वर सेइंग? जब ये 7 ईयर वॉर चल रही थी ना, फॉर एग्जाम्पल बिटवीन ब्रिटेन एंड फ्रांस, when the 7 year war was basically going on, American they continue to have trade with France. अंडरग्राउंड की तरह से फॉर एग्जाम्पल वो ट्रेड चला रहे थे. एंड इन द व्हेन द ट्रेड वाज बेसिकली गोइंग ऑन, दे अर्नड अ वेरी हाई अमाउंट ऑफ प्रॉफिट. जब भी ट्रेड होगा, जब भी वॉर होगी, तो वहां पे प्रॉफिट का कंटेक्स्ट बहुत चीज है. क्यों? इन्फ्लेशन हो जाएगा, हर चीज का प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा. अब क्या था, अमेरिका वाले ब्रिटेन को तो सप्लाई कर ही रहे थे पहले. फॉर एग्जाम्पल अगर कोई चीज $5 की थी, $5 की थी, अब हम तो 15 की बेचेंगे. बेचना बेचो, लेना तो नहीं लेना मतलब, नहीं लोगे तो किसको बेच देंगे? वाले को. तो ब्रिटेन, दिस अमेरिकन पीपल, दे अर्नड अ वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट. किसके कंटेक्स्ट में? व्हेन दिस वॉर वाज गोइंग ऑन. अब ब्रिटेन वाले दुखी हो गए, कहते हम तो तकलीफ में चल रहे हैं और तुम पैसा कमाने के, जैसे कोरोना के टाइम में डॉक्टरों ने पैसा कमाया है. एक तो लोग तकलीफ में चल रहे हैं और दूसरा फॉर एग्जांपल आप ये चीज कर रहे हो. थिंग्स वर गोइंग ऑन दैट इंक्रीज द डिफरेंसेस बिटवीन ब्रिटिशर्स ऑन द वन हैंड एंड द अमेरिकन्स ऑन द अदर हैंड. आपस में कंपैरेटिवली काफी ज्यादा डिफरेंसेस दे वर देयर. ऑन द वन हैंड जब ट्रेड हो रहा है प्रोडक्ट्स का, फिनिश प्रोडक्ट्स का, तो जो फॉर एग्जांपल नॉर्थ पार्ट में थे जो लोग थे, दे वर अर्निंग वेरी गुड अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम द प्रॉफिट द ट्रेड. जब सदर्न पार्ट वाले थे, फॉर एग्जांपल ये वाली कॉलोनीज थी इसके साउथ पार्ट वाली, दीज आर बेसिकली स्टार्टेड चार्जिंग वेरी हाई अमाउंट ऑफ मनी फॉर देयर कंटेक्स्ट ऑफ लेबर ऑल्सो. अगर पहले लेबर 100 रुपए की थी, अब बोले हम तो 500 रुपए में काम करेंगे जी, काम करवाना करवाओ, नहीं करवाना मत करवाओ. देवर सर्टेन फार्म्स, यहाँ पे कुछ फार्म्स थे वो अमेरिका ब्रिटिशर्स के भी थे. उनको पता था अगर राइट टाइम के ऊपर हमने वहां पे क्रॉप को काटा नहीं या कुछ और नहीं किया तो पूरे का पूरा फसल खराब हो जाएगी. ऐसे चलो ठीक है. Therefore, the British industrialists who were there, they earned a very huge amount of profit. क्यों? Because of the trade that they're going on. The British, the Americans, the farmers that are there, they also earned a very huge amount of profit. Crops were sold to France and to Britain at a high price. And यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल लेबरर्स काम कर रहे थे, लेबर ने भी दे आल्सो स्टार्टेड वेरी हाई अमाउंट ऑफ चार्जेस. द कॉलोनीज नॉट ओनली दिस, दे आल्सो स्टार्टेड रियलाइजिंग. अब ये एरिया है, नॉर्मली यूएस वाला सपोर्ट करेंगे ब्रिटेन को, ठीक है. अब उनको लगा अगर हम ब्रिटेन को सपोर्ट करते हैं, ब्रिटेन ने हरा दिया इंग्लैंड को और उसको फ्रांस वालों को हरा दिया,
अगर हम अकेले लड़े तो ऐसा भी हो सकता है हम भी हरा दें, उनके माइंड में ये चीज़ आने लगी. एंड दीज पीपल वर कंपेरेटिवली वेल अवेयर एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, एंड देयरफॉर दे स्टार्टेड सेइंग कि फॉर एग्जांपल इम्पैक्ट ऑफ 7 ईयर वॉर. 7 ईयर वॉर के बाद वो सोचने लगे कि हमें ब्रिटेन की जरूरत ही क्या है, यहाँ पे भी ब्रिटेन है, यहाँ पे भी ब्रिटेन रूल कर रहा है, अगर हमें लड़ना तो इसके साथ ही है, लेट अस ओवरथ्रो द रूल ऑफ ब्रिटेन एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. इतना क्लियर हुआ ऑनलाइन वालों को भी? Prathamesh, they started thinking that there is no need for a British rule because Canada and America both are under the occupation of British only. अगर अब फ्रांस तो ख़त्म हो गया तो हमें डरने की ज़रूरत नहीं है. क्या हुआ? पानी? तो पानी दो. किसको चाहिए तुम्हें? चलो पियो. अकेले के लिए सब लोगों को टेंशन होगी तुम्हारी. अरे भाई पॉइंट तो मिल गया, ऊपर नीचे तो फिर क्या हुआ? नेक्स्ट इज इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन दैट हैज बीन देयर. द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ अमेरिका वाज कंटिन्यूअसली गोइंग ऑन, एंड आफ्टर दिस the 7-year war, the pace of economic exploitation further increased. ये economic exploitation comparatively थोड़ा और ज़्यादा increase हो गया, एंड ऐसे लोगों का exploitation करना जो comparatively well aware है, ये comparatively और भी ज़्यादा possible है. For the first thing, what was there was कि ये रुक गया यार. विकी आ जा भाई. Economic exploitation was going on. For example, the colonies, they were saying that they wanted to expand their business in the context that the जो एग्रीकल्चर वाले थे वो ट्रेड ज़्यादा करना चाह रहे थे, जो इंडस्ट्रीज थे वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को बेनिफिट करने की कोशिश कर रहे थे बाई डूइंग वेरियस ट्रेड. अब ट्रेड को एक्सपेंड करना है तो आपको फॉर एग्जांपल ब्रिटिशर ने एक पहले लॉ बनाया हुआ था. द लॉ वाज द नेविगेशन एक्ट दैट वाज देयर. नहीं खुल रहा तो छोड़ो, कोई बात नहीं, प्लेन ही ठीक है. For example, the navigation laws that were there, the laws were earlier being made, for example in 1651, 1663. laws तो पहले भी बनाए गए थे, लेकिन they were not strictly enforced. बहुत strictly enforced नहीं किया था. navigation laws एग्जाम्पल आप ऐसा समझ लो, अगर आपने ट्रेड करना है तो सिर्फ ब्रिटिशर शिप यूड बी यूज्ड, आप अपनी शिप्स के ऊपर ट्रेड नहीं कर सकते. एंड व्हेन द ब्रिटिश शिप्स वर यूज्ड दे यूज्ड टू चार्ज अ वेरी हाई अमाउंट ऑफ मनी. तो वहाँ पे जो लॉज पहले बनाए हुए थे, फॉर एग्जाम्पल द नेविगेशन लॉज दैट वर देयर, ये लॉ तो पहले था बट दे वर नॉट स्ट्रिक्टली बीइंग एनफोर्स्ड. अब उनको क्या बोला कि उनको स्ट्रिक्टली एनफोर्स भी करना स्टार्ट कर दिया. Then the trading regulations were also being introduced in the context that some commodities they said that, for example rice हो गया, आयरन हो गया, टोबैको हो गया, इसको सिर्फ आप इंग्लैंड में ही एक्सपोर्ट कर सकते हो और फॉर एग्जांपल कहीं पे एक्सपोर्ट नहीं कर सकते. एंड दिस वाज कॉजिंग रिजेंटमेंट फॉर द अमेरिकन्स बिकॉज the Dutch who were there, the French they were there, they were comparatively willing to pay a much higher price. इसके चलते लोगों को लगा रिजेंटमेंट हुआ. नॉट ओनली दिस, इंडस्ट्रीज को भी रेगुलेट करने की कोशिश की. ये क्या किसको रेगुलेट कर रहे हो? एग्रीकल्चर वाले को. इंडस्ट्रीज को भी रेगुलेट करने की कोशिश करी. फॉर एग्जांपल इंडस्ट्रीज वर सप्रेस्ड, बैनिंग ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ वुलन गुड्स, वुडन गुड्स, इन हर चीज के ऊपर आप फॉर एग्जांपल आपको रेगुलेट करने की कोशिश करी. क्यों? ताकि कोई भी के पास कंपेटिवली पैसा ना हो सके. ऑन द वन हैंड अर्लियर लॉज दे वर मेड, इन लॉज को अब स्ट्रिक्टली एनफोर्स करने की बात करी कि आपके ऊपर विक्की आवाज टूट रही है यार, ब्रेक हो रही है. द लॉज आर देयर, तो इन लॉज को क्या बोला गया था? दे वुड बी स्ट्रिक्टली बीइंग एनफोर्स्ड. अब कंपेटिवली काफी स्ट्रिक्टली इंपोज किए जाएंगे. पहले जो चल रहा था चलो कोई बात नहीं, अलाउ कर देते थे, ब्रिटिश शिप भी वहां पे यूज कर सकते हैं, कोई और शिप आप यूज कर सकते हो, लेकिन अब क्या बोला? नाउ द अदर शिप्स दे कुड नॉट बी यूज्ड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. नेक्स्ट इज द पॉलिसीज ऑफ न्यू टैक्सेस दैट वर इम्पोज्ड.
अब दो तीन चीज यहाँ पे इकट्ठी चलेगी। विकी आवाज टूट रही है बीच में। The next thing is basically the policies that were formulated. On the one hand, these people were comparatively being exploited. Various laws were basically being enforced upon them. On the other hand, these people were well aware of intellectual development comparatively वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हो रहा था। ऐसे लोगों के ऊपर अब और नए नए टैक्सेस आप इम्पोज कर रहे हो। Always keep in mind, these people were aware of the ideas of popular sovereignty. जिसका एक मतलब क्या होता है, only those people have the power to impose taxes of for example those who are getting represented. For example, अगर इंडिया की पार्लियामेंट है, इंडिया के ऊपर इम्पोज करेगा टैक्स, या ऐसे वो लोग, ये के लोग क्या कहेंगे, आप हमारी रिप्रेजेंटेशन कर दो ब्रिटेन की पार्लियामेंट में और हमारे ऊपर टैक्स लगा दो, हम कब मना कर रहे हैं। But this was not thing that was adjustable to for digestible to the Britishers that are there. वो कहते नहीं, rules, regulations and laws हम ही बनाएंगे, आपके ऊपर टैक्सेस लगाएगा। एंड द इंडियंस वर नॉट इन दिस, द ब्रिटिश जो अमेरिकन थे वो इस बात को नहीं मान रहे थे। लॉर्ड ग्रैनविले दे वर देयर, he started demanding that the Americans should be paying for their defense. No doubt that आज फ्रांस वाले नहीं है, लेकिन अगर फ्रांस वालों ने कल को अटैक कर दिया तो there would be problem. We still need to keep a very huge amount of army for the protection of the areas. क्यों? ताकि वहां पे फ्रांस वाले ना आ जाएं। तो ये अमेरिकन वाले बोलते हैं हमें क्या फर्क है, फ्रांस वाले आएंगे तो आपके हाथ से कॉलोनी जाएगी ना, हम तो वैसे पहले भी गुलाम है, बाद में भी गुलाम रहेंगे। Therefore they said that we will not be paying for this. अब ये चीज चली रही थी कि पहले वाले नेविगेशन एक्ट को और ज्यादा स्ट्रिक्टली इंपोज कर दिया, एंड दे सेड अब कुछ भी हो जाए, इट इज ओनली द ब्रिटिश शिप्स दैट कुड बी यूज्ड फॉर एग्जांपल फॉर कैरिंग ऑन ट्रेड। ये पहले टैक्सेस को एक्ट को और ज्यादा स्ट्रिक्टली इन्फोर्स किया गया और कुछ नए एक्ट्स भी बनाए गए। फॉर एग्जांपल शुगर एक्ट, स्टैंप एक्ट, करेंसी एक्ट एंड क्वार्टरिंग एक्ट, अलग अलग तरीके के एक्ट भी बनाए गए। फॉर एग्जांपल शुगर एक्ट के अंदर क्या बोला गया, इट बैन द इंपोर्ट ऑफ रम। आप कहीं से रम इंपोर्ट नहीं करवा सकते, सिर्फ एक ही जगह से करवाओगे, कहां से और दूसरे जगह से बढ़िया भी मिलती है, फ्रांस से जाकर, ठीक है कि नहीं। एनीवन इसको एक्सपीरियंस है ऑनलाइन वालों को? नहीं तो सर भी नहीं है हमारे उनसे पूछ लेते, ठीक है। दे सेड दैट वहां से अच्छी मिलती है, फॉर एग्जाम्पल फ्रांस से लगा लो अच्छी मिलती है और सस्ती भी मिलती है रम। ये कहते हैं यार क्या बात है, ब्रिटेन से ही इंपोर्ट करवा रहे और कहीं से इंपोर्ट करवा नहीं सकते और क्वालिटी भी इफेक्ट हो रही है, तो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा। अब स्टैम्प एक्ट, अनदर एक्ट दैट वाज इम्पोज्ड, अ स्पेसिफिक स्टैम्प पेपर वाज देयर। अगर आप लॉ कोर्ट्स में यूज करते हो तो आपको जो स्टैम्प पेपर ब्रिटेन में बना हुआ है सिर्फ वही स्टैम्प पेपर यूज कर सकते हो और उसके लिए आपको ड्यूटी भी पे, टैक्स भी पे करने पड़ेगा, स्टैम्प ड्यूटी। देन करेंसी एक्ट वाज देयर, सिर्फ इंग्लिश करेंसी यूज कर सकती है बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए, यू कैन नॉट यूज एनी अदर करेंसी, तो फिर और प्रॉब्लम है। एंड लास्ट इज क्वार्टरिंग एक्ट दैट वाज देयर, द कॉलोनी शुड पे अ स्मॉल एक्सपेंडिचर इनकर्ड अपॉन द मेंटेनेंस ऑफ ब्रिटिश ट्रूप। ब्रिटेन के ट्रूप्स अमेरिका में हैं, उस ट्रूप्स के लिए आपको फॉर एग्जांपल पे करना पड़ेगा। दिस वाज प्रॉब्लम दैट वाज देयर। दिस, अब जो अमेरिकन लोग थे उनको लगा वी आर अवेयर, वी आर इंटेलेक्चुअली डेवलप्ड, वी अंडरस्टैंड द आइडिया ऑफ पॉपुलर सॉवरेंटी, और आप हमारे ऊपर टैक्सेस इंपोज कर रहे हो। देयरफॉर दे वर थिंकिंग दैट देयर इकोनॉमिक फ्रीडम इज गेटिंग रिस्ट्रिक्टेड, therefore economic aspect was one thing, and therefore they gave the slogan no taxation without representation का फॉर एग्जांपल इन्होंने आइडिया दिया। अगर रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो आप फॉर एग्जांपल टैक्स फॉर एग्जांपल नहीं इंपोज कर सकते, देवर दे। ऑन द वन हैंड नए टैक्सेस इंपोज करे जा रहे हैं, तो व्हाट वाज द न्यू एनिमी दैट वाज देयर, इट वाज द न्यू एनिमी वाज बेसिकली द टैक्सेशन पॉलिसी दैट वाज देयर फॉलोड बाय इंग्लैंड। अब टैक्सेस, जब पुराने टैक्सेस थे फॉर एग्जांपल नेविगेशन एक्ट, उसको भी आप स्ट्रिक्टली इंपोज कर दिया। नॉट ओनली स्ट्रिक्टली इंपोज किया बट कुछ नए एक्ट भी लगा दिए, फॉर एग्जांपल शुगर एक्ट हो गया, स्टैंप एक्ट हो गया, करेंसी एक्ट हो गया, क्वार्टरिंग एक्ट हो गया, आप नए टैक्सेस भी इंपोज कर रहे हो। अब ये सिस्टम, अभी माहौल खत्म ही नहीं हुआ था, एक और आ गया रॉकिंगहम डेक्लेटरी एक्ट। तो वहां पे क्या बोला, ब्रिटिश हैव द पावर टू इंपोज द टैक्सेस, दैट वाज देयर। बट इन्होंने क्या बनाया कि विजिलेंस कमिटीज भी बनाई गई, क्या कहते हुए कि हम टैक्स नहीं इंपोज करेंगे। एक ने क्या किया, आपने टैक्स स्टैंप एक्ट शुगर एक्ट लगा दिया, इसने क्या बोला नहीं, हाँ, व्हेन द नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन स्लोगन वाज गिवन, एक और पंगा क्रिएट कर दिया। रॉकिंगहम ने क्या बोला, नहीं हमारे पास पावर है टैक्स को लगाने की।
एंड यहाँ ये ऐसे लोग हैं जहाँ पे फॉर एग्जांपल इनको अवेयर है किसका, पॉपुलर सॉवरेंटी के कंसेप्ट का अवेयर है। इसके चलते हुए और क्या हुआ, अनदर एक्ट वाज, फॉर एग्जांपल टैक्सेशन वाज देयर, टाउनशेंड टैक्स प्रोजेक्ट, ही इम्पोज टैक्सेस ऑन 5 गुड्स। फॉर एग्जांपल टैक्सेस पर टी हो गया, लेड हो गया, पेपर हो गया, और फॉर एग्जांपल मेटल कॉइन्स हो गया, पेंट के ऊपर टैक्सेस लगा दिया। राइट्स ब्रोक आउट, टैक्सेस को कलेक्ट करना ही पॉसिबल नहीं था, जिसके चलते टैक्सेस को कैंसिल भी किया गया। तो न्यू पॉलिसी, न्यू एनिमी क्या, कॉमन एनिमी क्या हो रहा है, इट इज द टैक्सेशन पॉलिसी दैट वाज देयर, दैट वाज कॉजिंग अ प्रॉब्लम, एंड कॉजिंग अ प्रॉब्लम फॉर दोज पीपल हु आर कंपैरेटिवली इंटेलेक्चुअली अवेयर अबाउट द डेवलपमेंट दैट आर टेकिंग प्लेस, और उसके कंटेक्स्ट में उनके ऊपर आप टैक्सेस इंपोज कर रहे हो तो कॉन्टिन्यूसली प्रॉब्लम होगी ही होगी। इतना क्लियर हुआ ऑनलाइन वालों को भी? नेक्स्ट इज इमीडिएट कॉज। तो ये तो प्रॉब्लम ऐसी है जो पहले से ही चल रही थी, तो बट देयर इज ऑलवेज अ नीड ऑफ एन इमीडिएट कॉज। अगर अब रिवोल्ट नहीं किया तो फॉर एग्जांपल क्या फायदा, जैसे रिवोल्ट ऑफ 1857 हो गया, जो कोई भी रिवोल्ट की बात होगी, इमीडिएट कॉज वाज बेसिकली द लॉर्ड नॉर्थ टी पॉलिसी। लॉर्ड नॉर्थ की टी पॉलिसी, द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो हमारे भी यहाँ पे थी, दैट वाज फेसिंग वेरियस इकोनॉमिक लॉसेस। उनको उस कंपनी को बचाने के लिए व्हाट दे डिड एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम वाज दे सेड दैट वी आर अलाउइंग यू टू एक्सपोर्ट टी टू अमेरिका विदाउट पेइंग एनी टैक्सेस। यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल शुगर एक्ट, स्टैम्प एक्ट, करेंसी एक्ट, क्वार्टरिंग एक्ट और नेविगेशन पॉलिसी, फॉर एग्जाम्पल क्या होगा, रॉकिंगहम डेक्लेरेटरी एक्ट एंड अदर एक्ट आर बेसिकली भी, और टाउनशेंड प्रोजेक्ट, अलग अलग टैक्स लगा रहे हो। और यहाँ पे क्या बोल रहे हो कि आप अमेरिका में चाय बेच सकते हो बिना किसी टैक्स पे करें। दिस कॉज्ड अ प्रॉब्लम कि या तो हमारे ऊपर भी टैक्स खत्म करो। आप ऑन द वन हैंड ब्रिटेन वाले क्या बोल रहे थे, लेस फेयर, फ्री ट्रेड की बात कर रहे हैं, और फॉर एग्जांपल इक्वलिटी की बात कर रहे हैं, रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं, या पॉपुलर सॉवरेंटी की बात कर रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिस फॉर एग्जांपल कुछ और ही कर रहे हैं। हमारे ऊपर इकोनॉमिक रेगुलेशन लगाए जा रहे हैं और खुद की कंपनी को बोला जा रहा है कि फॉर एग्जांपल आप करो, हमें बोला जा रहा है दैट वी नीड टू पे फॉर द डिफेंस ऑफ द कंट्री कॉल्ड, फॉर एग्जांपल अमेरिका का डिफेंस के लिए ब्रिटिशर को आप पैसे पे करो, और अगर डिफेंस की इतनी जरूरत है तो आप इनसे पैसे ले लो, ये तो आपको पैसे देने को तैयार ही है। दिस वाज द प्रॉब्लम दैट वाज देयर जब ये सब प्रॉब्लम चल ही रही थी। वन पर्सन बाय द नेम सैमुअल एडम्स, ही वेंट इनटू अ बोस्टन पोर्ट, वहाँ पे जो शिप पे किश्ती पे जो चाय वाय पूरी पड़ी थी उनको उठा के फॉर एग्जांपल समुद्र में फेंक दिया। इसको बोलता है बोस्टन टी पार्टी दैट हैज बीन देयर। नहीं, ऐसा नहीं था कि पहले दिन ही उन्होंने फॉर एग्जांपल बोल दिया कि हम तो इंडिपेंडेंस के लिए लड़ रहे हैं। देयर वर वेरियस कॉन्फ्रेंसेस दैट वर बीइंग हेल्ड, और उसमें जो थर्ड कॉन्फ्रेंस थी फॉर एग्जांपल फिलाडेल्फिया में हुई, जिसने डिसीजन क्या लिया, फिलाडेल्फिया इंटरनेशनल इंटरकॉन्टिनेंटल कॉन्फ्रेंस, यहाँ पे अलग अलग जगह से लोग आए हुए थे, वहाँ पे पार्टिसिपेट किया 1775 76 में, एंड सेड एंड गेव अ डिसीजन दैट नाउ वी वुड बी फाइटिंग फॉर इंडिपेंडेंस। कॉन्टिन्यूसली लड़ते रहे टिल 1783 व्हेन अ पेरिस पैक्ट वाज बेसिकली बीइंग साइंड। पेरिस पैक्ट को फॉर एग्जांपल साइन किया गया, और क्या बोला, दैट रिकॉग्नाइज दैट अमेरिका हैज नाउ बिकम एन इंडिपेंडेंट कंट्री। कोई प्रॉब्लम, पढ़ो जीतने को। कल मिलेगी जी वो। जिनका नहीं हुआ सभी का मिल जाएगा।
टैली करेंगे, पॉइंट आएगा। वो दैट इज लोग टोटली डिफरेंट थिंग। नहीं, नॉर्थ अमेरिका की बात हो रही है तृष्णा। ही वॉज अ हेड इन कंपनी का नहीं था, ब्रिटेन का था जो हेड था वहाँ का। तालीब आप ऑफिशियल नंबर पे कॉल कर लीजिए, आपको टीम असिस्ट कर देगी। जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है पहला नंबर। चलो जी, क्वेश्चन लिखो। नहीं, आपने लिखा हुआ पहले पढ़ जी। नहीं, सेम रहेंगे, बुक्स की जरूरत नहीं रेफर करने की, उस टाइम पे वहाँ पे करते हैं। अमेरिकन रेवोल्यूशन was an expected phenomenon in the life of people. American Revolution was an expected phenomenon in the life of people who had come of age. Who had come of age. Come of age. लिखो जी इसको। एज, कम ऑफ एज लिखो, फिर करवाया होगा हैं? करवाया होगा। American Revolution was an expected phenomenon in the life of people who had come of age. अपने आप लिखो इसको। अरे इसको अपने आप लिखो, यहाँ तो 2 लाइन लिखी हुई है। हाँ लिखो इसको। ये पॉइंटर फॉर्मेट है, आप वहाँ पे क्वेश्चन लिखो राइट, एलेबोरेट तरीके से। पहले लिखो एक बार। बिना देखे लिखना है और लिखना है, बातें नहीं करनी। क्योंकि आप खुद लिखोगे ना, इसलिए।
ठीक है, कुछ हद तक हफ्ता ठीक है। अली बताओ क्या लिखा है? American Revolution was expected because there was a rule of Britain in the USA and France in the Canadian region of USA, as these are the areas of various prosperities as like economic industries in the north, agricultural prosperities in the south, and there is existence or creation of colleges, schools and universities in the region which may lead to educate the people in a way about their rights and their nation's economic prosperity. As earlier before the revolt, whole trade was done through British ships only and prices of the commodities are also decided by the people of Britain. They are now aware about the trade practices and knows that they can get the same trade done with more profits when it should be done through their own. This may lead to the revolt. American Revolution was an expected phenomenon because of the exploitative nature and the character, the administrative political policies by the Britain. Moreover, the role of the intellectual people such as Thomas, who are they aware about the idea of common sense and were aware about the idea of liberty, equality, fraternity, etc., which ultimately created resentment among the people. The American Revolution was inevitable because of the following reasons. First is the nature and character of the British, colonial in nature, aim to exploit America. Second is the role of the intellectuals such as Thomas and establishment of school, colleges, etc. that spread the idea of liberty, equality, fraternity, etc. Third is they are not financially dependent on the Britain, etc. और कुछ? अली, रोहित बोलो। American Revolution was an expected phenomenon in the life of people. So Americans were awakened people. They were educated and intellectual. They had a knowledge of popular sovereignty, economic taxation without representation, and they understood the nature of British rule. After the immediate cause happened, Lord North Tea policy and economic exploitation and imposition of various new taxes. कि ऐसा क्यों हो रहा था? Means the first thing is that we need to understand the nature of these people. The question is, the American Revolution was an expected phenomenon in the life of people who had come of age. People who had come of age का मतलब क्या होगा? हैं? कम ऑफ एज, हाँ, जिसको समझ आ चुकी है। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो बचपन में होते हैं, बच्चे होते हैं, लेकिन इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट बहुत होती है ज़्यादा। कुछ ऐसे भी होते हैं जो 50 साल तक भी राहुल गांधी रहते हैं, ठीक है? तो दो अलग अलग चीज़ है। तो वो दीज वर द पीपल हु हैड कम ऑफ एज। कम ऑफ एज का मतलब जिनका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट काफ़ी। अरे कोई फैन तो नहीं है राहुल गांधी का? हाँ तो बोले सर बाद में देखते हैं आपको। ठीक है, तो ये भाई ये गड़बड़ मत करना, ये तो समझाने के लिए है, ठीक है? कम ऑफ एज का मतलब क्या होता है? उस सदी से आगे की सदी का सोचने वाले थे। They were people who could analyze that this is the exploitation that is going on. Exploitation तो इंडिया में भी हो रहा था, हमने नहीं कुछ कर लिया, because we the intellectual awareness, intellectual development has not taken place in India to that particular extent, जिसकी वजह से हमें पता नहीं चल रहा था। Therefore intellectual awareness जो था, awakening था, economic awakening थी, हमारे में उस नहीं आई थी उस समय में। पॉलिटिकल अवेकनिंग थी, भाई हाँ इनको उखाड़ के फेंक दो, अपना एस्टेब्लिश कर लो। दैट अवेकनिंग एंड नॉट कम इन इंडिया। क्यों नहीं हुआ? बिकॉज द बिग कॉलेजेस, द इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट दैट वाज देयर, द इकोनॉमिक इंडस्ट्री दैट वर देयर, द एग्रीकल्चर थिंग दैट वर देयर, द नेचर ऑफ द पीपल वर कंपेरेटिवली डिफरेंट फ्रॉम द नेचर ऑफ पीपल हु वर लिविंग इन अफ्रीका और एशियन रीजन।
वी वर रेडी टू फेस एक्सप्लॉयटेशन, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, चलो कोई बात नहीं हुई, बट दीज पीपल वर नॉट रेडी टू फेस एक्सप्लॉयटेशन। क्यों? बिकॉज ऑफ द इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट दैट हैज टेकन प्लेस। कम ऑफ एज का मतलब क्या हुआ, इस सदी से आगे की सदी के कंपेरेटिवली सोचने वाले थे। क्यों? बिकॉज ऑफ द इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, एंड बिकॉज ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ओनली दे कुड एनालाइज द एक्सप्लॉयटेशन दैट इज गोइंग ऑन, एंड देयरफॉर दे गेव द कॉल फॉर द रेवोल्यूशन दैट हैज बीन अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो इस तरीके से इसको लिखना होगा। एक और लिखो, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। क्या हो गया? नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, एनालाइज लिखो जिसको, विदाउट रिप्रेजेंटेशन। इस पे लिखना है सर, आगे क्वेश्चन है। बस डिस्कस करो, एलैबोरेट करो। हैं? हम बिना देखे लेकिन है। हाँ, नोट्स में ही पॉइंटर फॉर्मेट पे अपलोड है। सर आंसर अभी इनिशियल फेज है, कुछ लिखो, कुछ गलत लिखो, कुछ सही लिखोगे, धीरे धीरे। इट इज़ नॉट अ 1 वीक 10 डेज 1 मंथ के, 2-3 महीने के अंदर अंदर आपको, आपने कुछ लिखा है गलत होगा, उसको हमने आंसर दिया, फिर चेक करो, चेंज करो, अकॉर्डिंगली चीज होगा।
ठीक है, कुछ कुछ दोनों का। ठीक है, मैं आईडी को चेक करूँ। ठीक है, कुछ हरजीत, यस प्रथमेश। हाँ जी बोलो, क्या लिखा है? हाँ जी बोलो, बोलो क्या? The Americans were economically independent, be it industrial or agriculture, and hence did not need the help of Britishers to survive. They were also intellectually developed and knew the ideals of liberty, fraternity, and most importantly, popular sovereignty. The taxation policies of Britishers affected the economic interest of Americans. They knew the exploitative nature of Britishers and understood that the Britishers should not be imposing tax on them if the Americans were not represented in the British Parliament. This gave rise to the popular slogan of no taxation without representation. The Americans demanded their representation in the British Parliament or no taxation at all. This slogan united the Americans to fight for their freedom. ठीक है, अनमोल बोलो। As the exploitation done on American colonies by Britishers are increasing day by day, the people are getting frustrated. अरे नहीं, ऐसा वर्ड नहीं लिखना। हाँ, Their freedom and liberty are restrained by imposing various rules and regulations, such as they can't trade with others such as they can't trade others countries around the globe, and without the permission of Britishers, they do not navigate their ships, such as for the trade of wine and more commodities such as sugar, tobacco, etc., which hurt the socio-economic and political sentiments of the Americans. So they finally demanded the representation in the British Parliament or Empire, but the Britishers didn't respect their appeal. Therefore, no taxation without representation were lost by the Americans. और कुछ और किसने लिखा है? पीछे पीछे वाले शेर कुछ नहीं लिख रहे हो? बातों पे थोड़ा सा ध्यान कम कर लो, ठीक है? एक दूसरे को स्माइल पास करना बंद करो, ठीक है? और आंसर्स लिखा करो, थोड़ा बहुत हाथ चलेगा। नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, ये स्लोगन ही क्यों आया? Because जो सरकार थी उन्होंने खिलाफ नहीं करी और taxation intellectual ideal liberty, equality, fraternity represent। अब स्टार्टिंग करोगे नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन का, ठीक है? ये आइडिया कहाँ क्यों आया? हमने क्यों नहीं दिया ये आइडिया? हम aware हैं intellectual ideal ठीक है, फर्स्ट इज, हाँ बोलो। lack of intellectual activity। The Americans were intellectually developed. Because they were intellectually developed, they could perceive the true nature of the British rule, which was colonial, and they were aware of the idea of a popular sovereignty, which means that only that Parliament has the power to impose taxes on the people over on which it is being represented by which people. तो वही लोगों के ऊपर टैक्स लगा सकती है जो फॉर एग्जांपल ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। The Parliament cannot impose taxes over the people which are not represented or which it does not represent. ये आइडिया था पहले बात, तो अवेयरनेस आ गई। पहले आइडिया आपको पता होना चाहिए, उस आइडिया के कंटेक्स्ट में अदर थिंग्स वुड बी देयर, दैट पॉपुलर सॉवरेंटी का कंसेप्ट आपको पता है। जब पॉपुलर सॉवरेंटी का कंसेप्ट पता है, दे कुड अंडरस्टैंड बिकॉज ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट दैट इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ अमेरिका इज गोइंग ऑन। On the one hand, new taxes were being imposed.
आप आधा ही आंसर लिख रहे हो। न्यू टैक्सेस आर बेसिकली बीइंग इम्पोज्ड, कौन से, फॉर एग्जांपल शुगर एक्ट, स्टैम्प एक्ट, अलग अलग एक्ट अलग अलग बनाए गए, अलग अलग टैक्स भी वहाँ पे इम्पोज करेंगे। ऑन द वन हैंड दे वर इम्पोजिंग न्यू टैक्सेस एंड ऑन द अदर हैंड फ्री, फॉर एग्जांपल एक्सपोर्ट ऑफ टी by that could be done by the British East India Company to England, to America. So because of intellectual development they could perceive that they are be getting exploited. On the one hand आपके ऊपर टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, ऑन द अदर हैंड क्या किया जा रहा है आपके ऊपर, वहाँ पे फ्री ट्रेड भी आपको कर, आपके ऊपर फॉर एग्जांपल इम्पोज कहा क्या जा रहा है दैट यू वुड बी द टी वुड बी सेंड टू अमेरिका विदाउट पेइंग एनी टैक्सेस। तो ये डायकोटोमी को वो समझ सके थे, क्यों? बिकॉज ऑफ द इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के कंसेप्ट से पॉपुलर सॉवरेनिटी का कंसेप्ट तो आ गया था, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। लेकिन सेकंड थिंग ये भी लिखना पड़ेगा कि परसीव कर चुके थे व्हाट इज द ट्रू नेचर ऑफ द ब्रिटिश रूल। ट्रू नेचर ऑफ ब्रिटिश रूल वाज बेसिकली कॉलोनियल, और कॉलोनियल उनको यहाँ पे देखने भी लगा था। एंड देयरफॉर दे गिव द स्लोगन एंड व्हिच प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द, फॉर एग्जांपल इन द इंडिपेंडेंस ऑफ अ कंट्री कॉल्ड अमेरिका। इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा। एक और लिखो जी। At the Declaration of Independence, at the Declaration of American Independence, at the Declaration of American Independence, comma, a group of American people cheered, cheers किया, comma, rang church bells, चर्च की घंटियां बजाई, comma, rang church bells and fired guns and cannons, खुशी में गोलियां भी चलाई, फुल स्टॉप। बट देयर वर अदर्स, अरे खुशी में भी तो चलती हैं गोलियां, इसमें क्या है, गन एंड कैनन्स, फुल स्टॉप। बट देयर वर अदर्स हु आर नॉट सो हैप्पी, फुल स्टॉप, डिस्कस। अब अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से खुश कौन होगा? हैं? ट्रेडर होंगे, जो न्यूली, कौन होंगे रोहित? न्यू जनरेशन आ रही है, ठीक है, बिजनेस क्लास दैट इज इंडियन। चलो, देयर आर टू जनरेशंस, पहला ओल्ड जनरेशन, हैं? क्या हो गया? अब बता रहा हूं ना भाई, अभी तभी तो पहले क्वेश्चन लिखा दिया। थोड़ा सा धैर्य रखो, धैर्य किसी का नाम नहीं है ठीक है। ओल्ड जनरेशन एंड न्यू जनरेशन, देयर आर टू पीपल दे वर देयर। ओल्ड जनरेशन वाले फॉर एग्जांपल वो लोग थे जो दे वर कंपैरेटिवली लॉयल टू द ब्रिटिशर्स। Their for example privileges were comparatively dependent upon Britain। जो वहाँ पे ऑफिसर्स पोस्टेड थे या वहाँ पे कुछ ना कुछ प्रिविलेजेस लेकर आए थे ताकि वो ब्रिटेन को रिप्रेजेंट कर रहे थे अमेरिका में। एंड देयरफॉर दीज पीपल वर नॉट हैप्पी, ओल्डर जनरेशन पीपल वर नॉट हैप्पी बिकॉज ऑफ द फीलिंग्स दैट वर दे वर अटैच्ड टू द ब्रिटिशर्स दैट वर देयर। ऑन द अदर हैंड न्यू जनरेशन दैट वर देयर which had no link with, for example the Britishers that are there, जिनको कोई पता नहीं था ब्रिटिशर्स क्या है। दे हैड इन देयर माइंड दैट ब्रिटिशर्स आर एक्सप्लॉयटेटिव पीपल, इन्होंने हमारे पूर्वजों को वहाँ से निकाल दिया था। एंड देयरफॉर दे सेड दैट ये लोग कंपैरेटिवली अमेरिका की वहाँ पे खुश हुए। एंड दे वर दोज पीपल हु वर देयर हु कंसीडर अमेरिका एज देयर मदर कंट्री। ओल्ड न्यू जनरेशन पीपल है, उनको कुछ नहीं पता इंग्लैंड में क्या था, फ्रांस में क्या था, जर्मनी में क्या था। देयर वर बेसिकली दोज पीपल हु वर बॉर्न in America and considered America as their own mother country and were engaged in agriculture or for example various other activity, agriculture में हो सकता है या for example industry में हो सकता है। and they had for example used their own money for their development। it was these people who comparatively खुशी में चर्च बेल बजाई, घंटी वंटी बजाई, खुशी में गोलियां भी चलाई। but on the other hand older generation of people they were comparatively very much concerned, for example older people were there,
feudal lords they were there, highly paid officials that were there, they were not happy, they were loyalists that were there. Unhappy वो लोग थे जो other generation that are there, old generation और new generation का, older generation के लोग जहाँ कहीं ना कहीं पे attachment थी अभी अमेरिका की ब्रिटेन के साथ उनकी, और new generation of people had no links, therefore they went और for example cheer किया उन्होंने, rang church bells, fired cannons और खुशी में हुए. On the other hand there were other people who were not so happy, older generation people थे जो कुछ टाइम पहले के आए हुए थे जिनका लिंकेजेस अभी है, लैंडलॉर्ड्स है, फ्यूडल ऑफिसर्स है या ऑफिसर्स है, दे वर नॉट हैप्पी. जो आप दोनों पॉइंट आप लिखना पड़ेगा, ओल्डर जनरेशन पीपल थे नॉट हैप्पी, यंगर जनरेशन ऑफ पीपल दे वर बेसिकली दे वर हैप्पी एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. चलो जी एक और लिखो. अमेरिकन रेवोल्यूशन transformed America and the world as well. American Revolution transformed America and the world as well. समझ लो इसको. The various ideas that were put forward, for example liberty हो गया, equality हो गया, rule of law हो गया, nationalism हो गया, popular sovereignty हो गया, these were the progressive ideas that were there. These ideas were already existing in various parts of Europe but were not documented anywhere. कहीं पे लिखा हुआ नहीं था exactly. तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में ये पहले बार लिखा गया. Therefore these ideas they comparatively got stabilized and they got penetrated from here on to different parts of the world. अब क्या हुआ, अब वॉर चल रही थी बिटवीन अमेरिका एंड ब्रिटेन. ब्रिटेन ने पहले 7 ईयर्स तो किसको हराया था, जिसकी वजह से इनके हाथ से क्या चला गया था, कहता ना खेलेंगे ना खेलने देंगे. तो क्या होता, फ्रांस वाले बोलते अब तुम दोनों में आपस में लग चुकी है लड़ाई, तो हम किसको सपोर्ट करेंगे. तो उन्होंने क्या किया, अपने सोल्जर्स भेजे. तो कुछ भी करो इंग्लैंड जीतना नहीं चाहिए अमेरिका से, सोल्जर्स भेजे फॉर एग्जांपल फ्रॉम फ्रांस टू यूएस. अब काफ़ी लंबे समय के लिए 7-8 साल ये वॉर चल रहा है अलग अलग टाइम के ऊपर. 1775-76 से जाके 1783 में जब पेरिस पैक्ट साइन किया जाएगा, 7-8 ईयर्स. तो फ्रांस वाले सोल्जर कहाँ पे रहे, तो वो पूछेंगे भाई क्यों लड़ रहे हैं, ठीक लड़ क्यों रहे हैं, हम लड़ रहे हैं लिबर्टी के लिए, हम लड़ रहे हैं इक्वलिटी के लिए, हम लड़ रहे हैं फ्रेटर्निटी के लिए, हम लड़ रहे हैं रूल ऑफ लॉ के लिए. तो जब ये लोग लड़के वापस आए थे तो दे स्टार्टेड थिंकिंग क्या लिबर्टी, इक्वलिटी, रूल ऑफ लॉ, अदर थिंग क्या हमारे कंट्री में एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, तो एग्जिस्ट ही नहीं करता. जिस प्रिंसिपल्स के लिए हम अपना देश छोड़ के दूसरी जगह पे लड़ने जा रहे हैं, अपने देश में तो लड़ ले कम से कम उनके लिए. देयरफॉर क्या हुआ, दीज आइडियाज गॉट पेनिट्रेटेड इनटू फ्रांस. And from France these ideas got penetrated into other parts, for example of Europe. यहाँ पे हुआ तो उसके बाद आयरलैंड में भी रेवोल्यूशन हुआ, साउथ अमेरिकन कॉलोनीज में भी रेवोल्यूशन हुआ, इंडिया के ऊपर भी इफेक्ट हुआ, अलग अलग एशियन कंट्रीज वी गॉट इंडिपेंडेंस, वेरियस अफ्रीकन कंट्रीज दे गॉट इंडिपेंडेंस. देयरफॉर The question was American Revolution transformed America and the world. अमेरिकन रेवोल्यूशन ने अमेरिका को तो ट्रांसफॉर्म किया ही किया, बट उनके आइडियाज अब जब डॉक्यूमेंटेड होने लगे, these ideas got penetrated into other parts. अमेरिका से फ्रांस आ गए, फ्रांस से यूरोपियन कंट्रीज में चले गए, वहाँ से आयरलैंड में चले गए, वहाँ से फॉर एग्जांपल बाद में फ्रांस से जब फ्रांस वाले लोग इंडिया में आए, these ideas came to India. और लिटरेचर के थ्रू भी आइडियाज ही आगे, हम अपनी आज़ादी के लिए लड़ने लगे, एशियन लोग अपने लिए लड़ने लगे आज़ादी के लिए, एंड अफ्रीकन पीपल आल्सो स्टार्टेड फाइटिंग. तो वहाँ से पूरी दुनिया का नक्शा ही बदल गया, बिकॉज एवरी पर्सन स्टार्टेड थिंकिंग कि हम भी आज़ाद हो सकते हैं. चलो लास्ट इज व्हाट वर द कॉजेज ऑफ द फेलियर ऑफ इंग्लैंड, कि इंग्लैंड फेल कैसे हो गया. कभी लड़ाई हुई है अच्छी वाली, कॉलेज वाले हैं, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे अच्छे सब कुछ चलता हो, जहाँ पे डंडा वंडा सोटी सब कुछ चलता, वो वाली लड़ाई, ठीक है. तो नहीं होनी चाहिए, लड़ना चाहिए भाई, कभी कभी तो चलता है, और कॉलेज में नहीं करोगे तो कब करोगे, ठीक है. चलो हैं
हाँ चलो कॉलेज तक तो चलो ठीक है, उसके बाद 2-3 साल ठीक है, उसके बाद रुक जाना चाहिए, ठीक है। अगर आपकी लड़ाई हो गई, रोहित तुम्हारा मोहल्ला कौन सा है गुजरात में है? नहीं नहीं, पूरे एरिया, लोकल एरिया का नाम जहाँ पे तुम्हारा घर है ADI, हाँ फॉर एग्जाम्पल चलो एग्जाम्पल चेंज करके अच्छा वाला कर देते हैं। हाँ ठीक है। फॉर एग्जाम्पल रोहित को 10-12 लोग मारने आ गए और मारने आए आदिपुर वाले रीजन में, और वो इसका है दबदबे वाला रीजन, ठीक है, जहाँ पे खुद भी इसका चल रहा है, नाम चलता है, अभी रोहित भाई आ जाएंगे, ठीक है। तो ये रोहित से 5 लोग और वो थे फॉर एग्जाम्पल 15 लोग, मैं तुम्हारी इज्जत भी रखूंगा, ठीक है, वो थे 15 लोग। अब जब ये लोग रोहित लोग बाई चांस दे वर मोर पावरफुल एंड उन्होंने 15 लोगों को ऊपर मारना शुरू कर दिया। जब 15 लोगों को मारा, रियलिटी में नहीं यहाँ पे, ठीक है, जब 15 लोगों को मारा तो वो लोग भागने लगे। जब भागने लगे, अब रोहित को पता था जहाँ पे वो भागेंगी गलियाँ पता थी इसको, ठीक है, तो ये इधर से भाग के इधर आगे, पहले ही आगे चला जाता हूँ, पकड़ लेंगे। एंड दोज 15 पीपल वर कॉट बाई रोहित एंड हिज टीम, और 15 लोगों को इन्होंने अच्छे तरीके से मारा। क्यों मारा? वो क्यों नहीं भाग पाए? उनको उस एरिया के बारे में नहीं पता था, अवेयर नहीं था। सेम वाज द केस ऑफ ब्रिटेन एंड US ऑल्सो। अरे आप दूसरे की जमीन पे आके लड़ रहे हो यार, टेरेन का लोकल किसको पता है? अमेरिकन वालों को। देयरफॉर द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपको जोग्राफिकल सिचुएशन के बारे में पता होना चाहिए एंड द एक्विटेंस ऑफ अमेरिकन विद द लोकल रीजन। कहाँ पे पहाड़ है, कहाँ पे छुप के किधर होना है, कहाँ पे इधर से आगे तो हम आगे से इधर से जाएंगे। They were very well aware of. Therefore, the acquaintance with the Americans with the geographical situation played a very important role. Organization of the American Patriots. Americans को हारने के लिए क्या था उनके पास? कुछ नहीं, और जीतने के लिए सब कुछ है। ऑन द अदर हैंड देयरफॉर अगर आपके हारने के लिए कुछ भी नहीं है, उनको था कि अगर अब नहीं जीते तो एग्रीकल्चर वाले बोल लेंगे हम भी खत्म हो जाएंगे और ज़्यादा हमारे ऊपर टैक्सेस लगा देंगे। द ब्रिटिशर्स वुड बी सेंडिंग मोर आर्मी, और उसके डिफेंस के लिए अमेरिका के हमें पे करना पड़े। क्यों? बिकॉज फ्रांस वाले भी सपोर्ट कर रहे थे, फिर अटैक हो सकता है। इंडस्ट्रियलिस्ट वाले सोच रहे थे कि फॉर एग्जाम्पल अब तो हम बिल्कुल ही ट्रेड नहीं कर पाएंगे, ये भी हाथ से जाएगा। देयरफॉर इट वाज सॉलिड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन पैट्रियट्स एंड दे हैव एवरीथिंग टू विन, नथिंग टू लूज। ये अब कुछ भी आप इकट्ठे होकर लड़ो वहाँ पे होगा। अनपॉपुलरिटी ऑफ जॉर्ज III एंड इनकॉम्पिटेंस ऑफ द ब्रिटिश ऑफिसर्स दैट आर देयर। तो जो वहाँ पे लोग थे जो उनको लीड कर रहे थे, दे वर नॉट दैट कॉम्पिटेंट। जैसे फॉर एग्जांपल रिवोल्ट ऑफ 1857 की जब बात करते हैं तो इंडियंस थे, अगर पहला लीडर मर गया तो उसके बाद कौन है? कोई नहीं, खत्म, गेम खत्म। यहाँ पे एक मर गया, पिट गया, दूसरा और है। अब अमेरिकन दे हैड ह्यूज नंबर ऑफ पीपल दैट आर देयर, इनके पास पूरे का पूरा है, वॉशिंगटन है, ये है, वो है, एक मर गया दूसरा आगे, दूसरा मर गया तीसरा आगे, चलता रहता। और यहाँ पे अनपॉपुलरिटी, इतना पॉपुलर भी नहीं था एंड ब्रिटिश ऑफिसर्स वर नॉट कॉम्पिटेंट। द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट लैक्ड हार्मनी। कभी सरकार बोल रही है आप टैक्सेस लगा दो, और जैसे स्टैंप एक्ट है, स्टैंप एक्ट, शुगर एक्ट, करेंसी एक्ट, क्वार्टरिंग एक्ट, अलग अलग एक्ट लगाए थे। उसके बाद रॉकिंग कंपनी ने क्या किया, फॉर एग्जांपल कि स्टैंप एक्ट वापस कर दिया। तो लोगों में कंफ्यूजन हो गई। कंफ्यूजन क्या हो गई? ब्रिटेन में आप सरकार में आपस में नहीं बन रही, कोई कुछ बोल रहा है, दूसरा आके फॉर एग्जांपल कुछ बोल रहा है, देयरफॉर प्रॉब्लम्स फॉर देयर। इनकी लीडरशिप बड़ी ज़बरदस्त थी। कुछ लोगों में ऑरेटरी स्किल्स बड़े ज़बरदस्त होते हैं, कुछ लोगों में फॉर एग्जांपल नहीं होते। इनके ऑरेटरी स्किल्स प्लस देयर ओन कमिटमेंट टुवर्ड्स द कॉज फॉर इंडिपेंडेंस ऑफ अमेरिका वाज वेरी हाई। पीपल लव्ड हिम फॉर हिज डेडिकेटेड पैट्रियटिज्म, विजडम एंड मॉरल करेज, स्ट्रेंथ ऑफ इंटेग्रिटी, करेज, मॉडेस्टी। एंड देयरफॉर क्या हुआ, इससे लोगों को एनकरेजमेंट भी मिली। एंड वहाँ पे क्या हुआ, इट वाज देयरफॉर पॉसिबल फॉर दीज पीपल टू डिफीट। ऑन द वन हैंड, ऑन द अदर हैंड फ्रांस वालों ने, स्पेन वालों ने और हॉलैंड वालों ने इनको सपोर्ट किया। ऑन द अदर हैंड अदर कंट्रीज, फॉर एग्जांपल स्वीडन हुआ, डेनमार्क हुआ, रशिया हुआ, ये न्यूट्रल मेंटेन रहे। कभी ना कभी न्यूट्रलिटी भी बहुत मैटर कर जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल क्या हुआ, इंडिया रिमेन न्यूट्रल इन द क्राइसिस दैट इज गोइंग ऑन प्रेजेंटली। रशिया और हमने क्या बोला? कुछ नहीं जी, न्यूट्रल है जी। न्यूट्रलिटी हुआ या डेनमार्क, स्वीडन और रशिया। अभी हम गालियां निकाल रहे हैं, भारत न्यूट्रल रहा, कुछ कर नहीं सकता।
लेकिन बाद में जब 50 ईयर्स डाउन द लाइन इतिहास लिखा जाएगा तो वहाँ पे होगा अच्छा हुआ हम न्यूट्रल रह गए। क्यों? बिकॉज डाउन द लाइन भी तो पॉलिसीज बनेगी। देयरफॉर इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट कुछ लोगों ने आपको सपोर्ट किया बिकॉज इनकी ब्रिटेन के साथ नहीं बनती थी। ऑन द अदर हैंड सर अदर पीपल डिड नॉट सपोर्ट एनी नेशन, तो नहीं सपोर्ट कर रहे हो, हमें ना सपोर्ट करो कोई चक्कर नहीं, लेकिन हमारे दुश्मन को भी मत करो। तो वो इंपॉर्टेंट बोला। डेनमार्क हो गया, रशिया हो गया और स्वीडन हो गया, दे मेंटेन देयर न्यूट्रलिटी बिकॉज यही न्यूट्रलिटी किसके अगेंस्ट था? अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ इंग्लैंड, जिसके चलते हुए उनको हराना आसान हो गया। इज इट क्लियर? चलो जी आज इसको यहीं पे रोकते हैं, कल कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू वेरी मच।